नमस्कार। तारपीन तेल में कुछ घोली हुई धूप की डलियां, तारपीन तेल में कुछ घोली हुई धूप की ढलियां मैंने कैनवस पे बिखेरी थी मगर मैंने कैनवस पर बिखेरी थी मगर क्या करूं, लोगों को उस धूप में रंग दिखते ही नहीं। क्या करूं, लोगों को उस धूप में रंग दिखते ही नहीं। मेरे कैनवस पे बने पेड़ की तफसील तो देखो, मेरे कैनवस पे बने पेड़ की तफसील तो देखो। मेरी तख्लीक खुदावन के उस पेड़ से कुछ कम तो नहीं। मैंने देखा था हवा जब खेतों में भाग रही थी, मैंने देखा था हवा जब खेतों में भाग रही थी, अपने कैनवस पे मैंने उसे रोक दिया था। मेरे पैलेट में रखी धूप तो अब सूख चुकी है। तारपीन तेल में जो घोला था सूरज मैंने आसमां उसका बिछाने के लिए, चंद बालिश्त का कैनवस वो भी मेरे पास नहीं। गुलजार साहब लिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं, और उन्होंने जो ये पंक्तियां हैं, ये जो पोइट्री है, उन्होंने बहुत ही जाने माने, बहुत ही फेमस जो पेंटर रहे हैं विंसेंट विंसेंट वैन गॉग, उनके लिए लिखी थी और बहुत ही खूबसूरत लिखी थी। और रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 3 में आज इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ हैं बहुत ही खास हैं, बहुत ही खास जानी मानी शख्सियत, जाना पहचाना नाम। रंगमंच के क्षेत्र में ही थिएटर एडुकेटर, बेहतरीन रंगकर्मी, एविड एडुकेशनिस्ट, मीडिया कम्युनिकेटर और निर्देशक तो हैं ही इज राइटर। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं, बहुत ही खास हैं आज हमारे साथ, बहुत ही खास शख्सियत। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सत्यव्रत राउत जी का, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत। नमस्कार। 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 प्रिविलेज टू हैव यू हियर, रियली Thank प्रिविलेज टू you. हैव यू हियर सर। Thank you. It's my privilege to be here with you. थैंक यू सर, थैंक Okay. यू। सर, मेरा जो पहला सवाल होता है वो सबसे पूछती हूँ, और सब कहेंगे कि बहुत घिसा पिटा सवाल है, लेकिन वो सवाल है और खास तौर पे युवा पीढ़ी के लिए है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये उन्हीं के लिए है। तो मेरा पहला सवाल कि जब जो आपकी थिएटर के रंगमंच के क्षेत्र में जो आपकी जर्नी रही है, वो किस तरह से, उसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, हो गया। कुछ चीजें होती है, संयोग होती है, आप डिसाइड नहीं करते हैं। ये ऑलरेडी डिसाइडेड, इट इज डेस्टिन। और हम तो निमित्त हैं, वी आर जस्ट मीडियम टू कन्वे हिज मैसेज। जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है, आई बिलीव इन दैट। उनके मैसेज को कन्वे करने के लिए आप आते हैं दुनिया पे। तो वो शायद उसकी नियति का यही था, इच्छा था कि मैं रंगकर्म करूं, रंगकर्म के अलग अलग आयाम का साथ काम करूं, और कला की दूसरे विधाओं का साथ भी पहचान बनाऊं। तो वो इसका मैं डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। हाँ, इसके पीछे जो मैं एनालाइज किया हूँ अपनी लाइफ में, तीन चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर वन, परिवेश। एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मोल्ड यू, टू शेप यू। आपको अपने जो आप कर रहे हैं उसमें आपके एनवायरनमेंट की बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। तो वो घर का माहौल कुछ ऐसा था, वो तो हर एक आदमी यही कहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि संस्कार सारी चीजों की जननी है हमारी। तो संस्कार था, लिटरेचर फैमिली बैकग्राउंड का रहा हूँ। फादर टीचर एजुकेटर थे, हाई स्कूल के हेडमास्टर थे, और नॉट ओनली दैट, वो गांधीयन थे। और गांधी लिटरेचर हमारे घर में, गांधी विनोबा, ये दोनों का लिटरेचर हम मतलब शायद जन्म से लेकर हमारी सामने रहा है। तो उसको पढ़ते पढ़ते इसके अलावा जितने सारे उड़िया थिएटर के बुक्स हैं, उड़िया लिटरेचर हैं, इस सब घर में था, तो वो पढ़ना शुरू किए थे। वहां से एक साहित्य लिटरेचर के प्रति एक इंटरेस्ट बना। दूसरा, मेरा फादर एक्टर थे, नॉट ओनली मतलब पढ़ाने के बावजूद भी। हमारी एक थिएटर कंपनी होती थी। अब ये ट्रेडिशन में मिला है, बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बहुत पहले, मे बी मोर देन 200 ईयर, 100 ईयर्स, 100 ईयर्स पहले हमारी एक कंपनी होता था। मेरी फोर फादर, ग्रैंडफादर के फादर, वो चला रन करते थे एक यात्रा कंपनी। हमारे उड़ीसा में यात्रा इज वेरी फेमस, पॉपुलर थिएटर, लोक कला। तो वो कंपनी को हमने सुना है, उसके बारे में देखा नहीं है, क्योंकि हम जब पैदा हुए तो वो खत्म हो चुका था, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद वो फिनिश हो चुका था। बट उसकी कॉस्ट्यूम्स, उसकी सारे प्रॉपर्टीज, और उसकी
मतलब आप बैलगाड़ी हमारे कम से कम 15 बैलगाड़ियां होती थी, जिस बैलगाड़ियों में ट्रंक लाद कर, वो ट्रंक क्या होते थे, बक्सा होते थे, बड़े बड़े संदूक, उसमें लाद कर वो जाती थी। जो हमने सुना है, हमारी ग्रैंड मदर कहती थी, ग्रैंड मदर जब अपनी यंग एज में घर आई थी तो वो देखी है यात्रा। इवन मेरे फादर भी कहते हैं कि मतलब उनके जन्म के बाद शायद खत्म हो गया था। थोड़ा बहुत उनसे भी सुनने के लिए मिलता है। तो ये सारे बट कॉस्ट्यूम्स हमने अपनी आंखों से देखा, प्रिजर्व करके रखे थे। अब वो धीरे धीरे खराब हो गया, कुछ चीजें बची भी है अभी। मेरी ग्रैंड मदर क्या करती थी, हमारे घर की छत के ऊपर उसको हर महीने में एक आध बार उसको लेके धूप देती थी। तो हम ये हमारी मतलब मेरी आंखें खुली संसार में, जब हमने ये चीज सब देखना शुरू किया। तो धूप देती थी और बैठे बैठे वो बहुत उदास होती थी, बहुत बातें करती थी। तो बचपन में वो कहानी सुनाती थी, जब हम 3-4 साल के होंगे उसकी गोदी में बैठे बैठे, वो जब धूप दे के वहीं बैठे रहेगी और वो उसी के किस्से सुनाते रहती। तो वहां से एक एक अट्रैक्शन कला के प्रति हमारी डेवलप हुआ था। और बैलगाड़ियां की पहिए भी थे, मतलब गाड़ी तो समाप्त खत्म हो गया था। जो बुलक कार्ट होती थी उसके व्हील्स, जो दो दो पहिए होते, वो कम से कम 10-12 पहिए अभी भी है। मैं तो बोला कि आप इसको रखो, मैं आई मेक ए म्यूजियम। मैं जितना संभव हो सके उसको कलेक्ट किया घर पे। वो कॉस्ट्यूम्स फट गए थे। अच्छा, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो कपड़े में मुर्शिदाबाद, हमारे कलकत्ता वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद से कारीगर लोग बनाते थे। वो जरी का काम होती थी वेलवेट की कपड़े में, और ज्यादातर हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल नाटक होते थे। तो उसकी जो कॉस्ट्यूम्स होती थी मुर्शिदाबाद से आती थी। और उसमें चांदी की काम हो, कपड़े में चांदी के धागे की काम हुआ है, और वो अनमोल है। वो कुछ चीजें खत्म हो गई, कुछ चूहे खा काट काट लिए थे, कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ बचे हुए हैं। तो जो बच गया है मैंने उसको तो अब उसको रखा हूँ, दैट इज अंडर माई कस्टडी नाउ। मैं घर में अपने गांव में उड़ीसा में उसको प्रिजर्व करके रखा हूँ। एंड आई विल मेक ए म्यूजियम व्हेन आई विल गो बैक आफ्टर माय रिटायरमेंट। ये मेरे प्लान में है। ये यहाँ से संस्कार पड़ी है। दूसरी, फादर, क्योंकि तब यात्रा कंपनी खत्म हो गया था, अब पापा स्कूल में, हमारे हाई स्कूल में, जिस हाई स्कूल में वो हेडमास्टर थे, उन्होंने उस स्कूल को एस्टेब्लिश भी किया था। बाद में उस वक्त 11th क्लास तक था। बाद में वो कॉलेज में भी डेवलप हुआ। इट बिकेम ए पोस्ट ग्रेजुएट, अभी ग्रेजुएशन कॉलेज में भी हो गया। तो माय फादर लुक्ड आफ्टर एवरीथिंग टिल, अभी इज 92 ईयर, 91 ईयर। अभी तो कुछ एक्टिव ज्यादा नहीं है, बट स्टिल देन वो कॉलेज के बारे में हर बार पूछते रहते हैं, स्कूल के बारे में। उनकी एक अट्रैक्शन, क्योंकि खुद बनाए थे। तो वहां से जो जितने सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे, वो देखने के लिए मैं जाता था। तो एनुअल फंक्शंस में फादर रोल भी करते थे, नाटक डायरेक्ट भी करते थे, एक्टिंग भी करते थे। तो ये सब देख के बड़े हुए। तो रंगमंच थोड़ा सा मेरे मतलब उसके प्रति ये रुझान बढ़ी। इसके साथ एक अनदर एस्पेक्ट जो मेरी थोड़ी सी स्ट्रांग बनकर निकल रहा था, पर मैंने शायद उसको मौका नहीं दे पाया, वो है विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स इन द सेंस पेंटिंग्स। मेरी माँ धागे की काम करती थी, कपड़े में जो धागों में हम वो हमारी एक उड़ीसा में एक आर्ट है, उड़िया बंगाल में भी आप देखेंगे बहुत मिलेगा। जो सूती का काम होती है, नक्काशी का काम होती है कपड़ों में। उसमें चिड़िया, जानवर, देवी देवताओं की मूर्तियां, ये सब वो बहुत बारीकी से सिलती थी। बचपन में हमने देखे थे डिफरेंट ऑफ कलर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स के कपड़े, जो धागे होते थे, लाल, पीला, नीला, ये व्हाइट कपड़े एक चादर पे वो स्टिच करती थी। करके वो मूर्ति आकार बनाती थी, पहले पेंसिल पे ड्रॉ करती थी, उसके बाद उसके ऊपर धागा में वो बनाती थी। तो वो मैं देखा तो एक फिगरेटिव ड्राइंग्स के प्रति एक मेरी एक और अनदर एस्पेक्ट डेवलप होने लगा, ड्रॉ करना। सो मैं भी जब बचपन में भी मैं, वही याद नहीं आ रहा है कब होगा, मैं ड्राइंग करता था। तो ये एक है। तीसरा एक जो आज आज की डेट में टुडे, अगर हिंदुस्तान में मेरी थोड़ा पहचान है डिजाइनर, सिनोग्राफर के नाम पर, वो भी बैकग्राउंड वहीं से, मदर की वजह से वो वो डेवलप हुआ है। क्योंकि विजुअल आर्ट्स को मैंने रंगमंच में जोड़ने की कोशिश की। मेरे स्कूल में जब स्कूल नहीं, मैं पाठशाला में पढ़ा था पहले, पेड़ के नीचे हमारी मास्टर होते थे, अवधान, अवधान कहते थे। वो पढ़ाते थे। एक बरगद का पेड़ था, उसकी छाया में हम लोग गांव के 10-20 स्टूडेंट्स होते थे। तो मैं बताऊं 1960 की बात होगा, 60, 60
1960, क्योंकि मैं 1958 में पैदा हुआ था, 61 3 साल की उम्र में हम जाना शुरू किए, शायद 3 साढ़े 3 साल में पापा ने लेके कब छोड़ा होगा भगवान जाने, मुझे याद नहीं है। बट हमारे जो गुरुजी थे वो अवधान थे, जो बाई का मतलब बाई प्रोफेशन टीचिंग के अलावा वो अवधानगिरी करते थे, यानी कि जजमानगिरी करते थे। वो जो होता है ना, जन्म पंजिका पत्रिका, वो घर घर घूम के डेट वगैरह, ज्योतिषी विद्या आप कह सकते हैं, वो प्रैक्टिस करते थे, वो घूमते थे। वो उसमें से एक मुट्ठी चावल लेके आते थे, घर घर में घूमते, उसी में उनके गुजारा होता था। और पढ़ाई से थोड़ा बहुत क्या मिलता होगा भगवान जाने। बट उनकी एक अनदर चीज जो उन्होंने उसके साथ जोड़ रखे थे, वो है मूर्ति कला। वो हाँ। स्कल्प्टर, वंडरफुल स्कल्प्टर। मैं बताऊं, ऐसे ऐसे लोग खत्म हो गए इस दुनिया में। अगर वो आज लाइमलाइट में आ पाते, आज की तारीख में अगर उनको सही मायने में पैट्रोनाइज किया गया होता, तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच चुके होते। तो ऐसे गुरु जी के अंडर में मैं शिक्षा लिया। जो हमारी जितनी फेस्टिवल्स होती है उड़ीसा में, हर गांव में होते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी है, या श्री पंचमी, अपना सरस्वती पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा। उड़ीसा में और भी बहुत सारे होती हैं, देवी देवताओं का पूजा पाठ होता है। तो उसकी मूर्तियां बनाते थे वो मिट्टी में। हमको पढ़ाई करने के लिए छोड़ देंगे एक जगह पे बैठने के लिए, हम मतलब हम पढ़ रहे हैं, और उसी पेड़ के नीचे वो मिट्टी, नदी से मिट्टी लेके आते थे और उसको सानते थे। सान के वो अपना काम भी करते थे। उनके पास बहुत सारे सांचे होते थे, सांचे तो उसमें डाल डाल के हाथ पैर और फेस भी सांचे से निकालते थे। ये मैं पता नहीं, मेरी थोड़ी सी उधर की तरफ नजर जाती थी। हालांकि उसके लिए बहुत डांट खाए, मारते थे। उनके पास एक बड़ा सा केन केन स्टिक होता था, अगर थोड़ा नजर इधर उधर गया वो पीट देते थे। बहुत बहुत पिटाई खाया मैंने उनसे कि ये सब मत करो, तुम पढ़ने के लिए आए, पढ़। तो पर मेरा मन तो नहीं मानता था, मैं बैठ के देखता था उनको। और जब वो चले जाते थे अपना अवधानीगिरी करने के लिए या ज्योतिषगिरी करने के लिए, गांव में घूमने के लिए चाहते थे, उस समय में थोड़ा बहुत मिट्टी उठाकर उसे भी बना के, जैसे गुरु जी आए तो उसको तोड़ के रख दो। तो ये अब एक दिन पकड़ में आ गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक गणेश का मूर्ति बना के दिखाओ। यह एक्चुअली मेरी शुरुआत की। तो उनको लगा कि मैं शायद कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि गणेश का मूर्ति, गणेश का वो बन रहा था, सांचे, बड़ा से सांचे बनाते, वो बेचते थे ना, बहुत सारे बनाते थे। तो बोले कि बनाओ। मैंने कहा कि कैसे बनाओ? बोले सांचे में बनाओ ना। क्या सांचे में नहीं बनाऊंगा, मेरे को नहीं आता है, मैं हाथ में बनाता हूँ। सो आई मेड वन गणेश इफिजी आइडल। तो वो क्या करते हैं कि घास फूस में जो हक होता है ना, धान की बालियां होती है, उसमें उसमें रस्सी में बांध के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, जैसे हम अंदर की, उसके ऊपर मिट्टी लगाते हैं। ये हमारे बंगाल उड़ीसा में इसी तरीके से बनाया जाता है। तो मैंने ऐसे करके बनाया। तो वहां से प्रॉपर्टी मेकिंग का जो मैं बाद में प्रॉपर्टी में बहुत काम किया, दिल्ली में थिएटर प्रॉप्स में, थिएटर क्राफ्ट में बहुत काम किया। तो ये सब वहीं से ट्रेनिंग मिल गया था ऑलमोस्ट। तो गुरु जी ने मुझे पीठ में थपथपाया था, बोले बहुत शाबाश बेटा, बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर ये सब मत करना, पढ़ाई में दिमाग लगा। मैंने कहा हाँ गुरु जी, वो भी कर रहा हूँ। मैं क्लास में बड़ा, आई वॉज ए वेरी शार्प स्टूडेंट, वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था पढ़ाई में। और उसके साथ ये एक्टिविटीज, वो बोल रहे थे ये सब करने से तुम्हारे पापा नाराज होंगे। तो मैंने कहा कोई नाराज नहीं, किसी को पता ही नहीं चलेगा आप। तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत सिखाना था। और जब वहां से फिर मैं जब स्कूल में गया पढ़ने के लिए, क्या अपर प्राइमरी स्कूल जो भी होता है गांव में, तब धीरे धीरे गुरुजी से संपर्क खत्म हो गया। बट हाँ, आते जाते कभी मुलाकात हो जाए उनसे, हम देख लेते थे, खड़े होके सीखते थे थोड़ा बहुत। बट वो चले गए दुनिया से, तो फिर मैं उनसे ज्यादा सीख नहीं पाया। पर ऐसे गुरुजी का पास ट्रेनिंग लेना, ये अपने आप में बड़ी सौभाग्य है। शायद इस तभी मैंने कहा कि ये डेस्टिनी था, कि किसी के माध्यम से ये सब करवाना था। तो वो रास्ता अपने आप खुल गया। तो इसी तरीके से गांव की जिंदगी। अच्छा, दूसरी एक, मेरी जो विजुअल्स की प्रति जो मतलब पेंटिंग, इसके अलावा भी जो रंगमंच में जो मैं विजुअल्स के ऊपर काम करता हूँ, उसकी भी शुरुआत गांव से हो गया था। क्योंकि मैं विशालता में जिया हूँ। विशालता में इन द सेंस आई लिव इन वास्टनेस। जी, जी, मुझे जी, बड़े जी। चीजों की, आई ऑलवेज, मैं एक्सटेंशन की मतलब मैं बहुत छोटे में, छोटे कमरे में रह नहीं सकता, मेरी प्रॉब्लम हो जाता है। सो मेरी सब कुछ मुझे बड़ा चाहिए, क्योंकि मैं बचपन में ओपननेस देखा हूँ, गांव का रहने वाला हूँ। खेत हुँ, खलिहान, हाँ, हमारी मतलब जमीन के ओढ़ो भागो कूदो नाचो गाओ, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं था, कोई बंधन नहीं था। जिधर जहां तक आंख जाती है उस दिगंत तक आप, आपका ही है। मतलब गांव में तो आप ही हो, आपकी जमीन किसी का भी हो, आप
उसको मतलब सब प्यार करते हैं, तो कहीं भी जाओ तो भागना, दौड़ना, कूदना, तितलियों के पीछे दौड़ना, वाह! मछली पकड़ना, एक मेरी एक अनंतर, मैं बहुत तैरना मेरा मुझे पसंद था, क्योंकि नदी के किनारे के वाले गांव है, तो बाढ़ बहुत आता है उड़ीसा में। ये भी इससे ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि एवरी ईयर हमारे, अभी तो बांध बन गया है, रिवर बंद कर दी गई है, चैनलाइज्ड हो गया है वाटर, पर 60s में 70s में भयंकर बाढ़ आती थी, और इतने बाढ़ आते घर में पानी घुस जाते थे, ओह! कितना भी करो घर में, और गांव में नाव चलती थी, और उसमें केले की तने, केले जो होते हैं ना, केले की तने, 8-10 केले के तने को काट के उसके अंदर में एक बांस डाल के, और उसको रैप्ट की तरह बना के, रैप्टर, तो भेड़ा भेड़ा कहते हैं, तो आप निकल जाओ घर से। तो वो जो एडवेंचरस लाइफ है, और पता नहीं मम्मी रोती है, कहाँ गया, सुबह से आए हुए, फिर शाम को आते पिटाई होती थी। तो ये सब जो मेरा पानी का जो संबंध मेरे साथ रहा, मेरे लाइफ में वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ड्रीम्स में पानी आता है, वाह! सपने में मैं पानी ही, मतलब वाटर इज एवरीथिंग फॉर मी, आई कांट लिव विदाउट वाटर। आज ये मतलब ये है, इसीलिए बड़े शहरों में जब हम, जब दिल्ली की बात कर रहा हूँ, जब जमुना, बरसात में पानी जमुना में आती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। बहुत मैं सुंदर। जमुना के किनारे, मतलब उधर पांडुन पुल एक होती थी दिल्ली में, अगर आप लक्ष्मीनगर की तरफ आएंगे, मंडी हाउस को, एक और एक रास्ता होता था फेयरवेदर वे, जिसको पांडुन की पुल कहते हैं, गर्मी के दिनों में वहां पर स्कूटर में लोग जाते थे। तो हम उस रास्ते में, मैं पर्टिकुलर उसी रास्ते में आता था, क्योंकि मैं लक्ष्मीनगर में रहता था, और वहां पर स्कूटर खड़ा करके पानी में कूद जाता था। तो किसी को ये बात हाँ, पता भी नहीं होगा कि मैं, मतलब इतना संबंध जो होता है, मुझे लगा, अभी भी लगता है कि इट्स फ्लम्बाइंट क्वालिटी, जो जो तैरने की, जो तैरना मतलब जमीन से ऊपर उठते हुए जो एक बैलेंसिंग क्वालिटी है, मेरी सारी प्रोडक्शंस में है। अब ये जाने अनजाने में नाटक में घुसा है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी, एक लूजनेस, एक वास्टनेस, किसी नई चीज की मतलब दूर विशालता और इकोइंग। आप रिवर के किनारे खड़े यस, होकर अगर आवाज यस, देते हैं, तो यस, पानी में टकरा कर वापस यस। आता है। I can relate. ये I can relate because I'm from ये Kashmir, so I can relate या, these things. मैंने एक बार बंसी जी से मेरी बात हुई थी, लंबी बात हुई थी, मैं बंसी जी का इंटरव्यू किया था। उन्होंने यही कहा था कि पहाड़ में इको जो होता है, हाँ, वो कैसे उनकी बिल्कुल, वर्क में, वो रिदम बिल्कुल। और रिपीटेशन ऑफ रिदम्स, उनकी वो जो डिजाइन में लाइंस की रिपीटेशन है, उसी तरीके से मेरी इसमें विजुअल रिदम्स बहुत मायने रखता है, ताल बार बार रिपीट करता है, वापस टकरा के वापस आता है। हुँ, तो ये एक तरीके से चीजें जो है मेरी अंदर में आ गया किसी न किसी रूप में। उसके बाद जब कॉलेज आए तब हम कंटेम्पोररी थिएटर के बारे में थोड़ा बहुत, क्योंकि उस समय कुछ था नहीं, तो मैं जिस कॉलेज में पढ़ा, वो दैट इज वन ऑफ द वन नहीं, दैट वाज द ओनली वन, द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ उड़ीसा इन दोज डेज, एंड टॉप 10 इंडियन कॉलेज में से एक था उस समय। उसका नाम था रेवेन्शा कॉलेज। रेवेन्शा कॉलेज हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा आईएएस दिया है, और वो कॉलेज का एडमिशन बहुत मुश्किल से होता है, इफ यू विल नॉट गेट फर्स्ट क्लास यू विल नॉट। और आज तो और ज्यादा ये यूनिवर्सिटी में बदल गया है, नाउ इट्स यूनिवर्सिटी, रेवेन्शा यूनिवर्सिटी। वो 1800 कुछ 1835 के आसपास या उससे पहले भी मेरे ख्याल से वो एस्टेब्लिश हुआ था। तो उस कॉलेज में एक खासियत है, वो कॉलेज जो है ना, वो वहां पे जितनी सारे इंडियन ड्रामाटिस्ट थे, लाइक ओडिशा ओडिशा में जो बड़े बड़े ड्रामाटिस्ट थे, नाम में ले सकता हूँ, मनोरंजन दास, विश्वजीत हुँ, दास, धीरेन्द्र दास, कार्तिक रथ, और भी बहुत सारे जो बड़े बड़े प्ले राइट्स, अपना जेपी दास जो दिल्ली में है, जेपी दास इज ए बिग प्ले राइट। तो ये सारे उसी कॉलेज की प्रोडक्ट है। तो वाह! उस समय वो कॉलेज, उन्होंने जो जो संस्कार डाला था, तो कि लिटरेचर का बहुत, क्योंकि आईएएस तो वहां से ज्यादा, एमए पास करने के बाद आईएएस के लिए लोग जाते थे, तो लिटरेचर से जाते थे ज्यादातर। तो लिटरेचर डिपार्टमेंट इज वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रांग। उसका अपना स्टूडेंट विंग्स होते थे, जिसमें कल्चरल विंग्स, ड्रामेटिक सोसाइटी, और सैटरडे संडे में आप कोई भी कविता या कोई भी गद्य, कोई भी उठा के लेके जाएंगे, और सारे लोगों के सामने पाठ करेंगे, उसकी एनालिसिस होती है वाह! सैटरडे संडे में। तो इस तरह का हाँ, क्लब था। तो वो ट्रेडिशन बंगाल में भी आपको ऐसे मिलेगा, बंगाल में, उड़ीसा में, वो एक उस तरीके से ट्रेडिशन, वो ब्रिटिश पीरियड से शायद चली आ रही थी। तो ये अच्छा, न्यू प्रोग्रेसिव मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, नवनाट्य आंदोलन, हुँ, 1960s में
बंगाल और उड़ीसा में जो हुआ था, ये रेवेन्शा कॉलेज उड़ीसा के लिए वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो वहां से सारी प्ले राइट, सारे बड़े 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 नाटककार, राइटर्स, पोएट, फिलोसोफर्स, तो उनकी अपनी जो जो जमघट होती थी, डिस्कशंस होता था, वो कैरी करता रहा। जब मैं स्टूडेंट बना 74 में, वहाँ नहीं, 75 में, 75 में मैं वहाँ ग्रेजुएशन कर रहा था। जब ग्रेजुएशन किया तब हमने उस सोसाइटी में इन्वॉल्व हुए, और नाटक के प्रति, नाटक पढ़ना, उड़िया प्लेस पढ़ना, क्योंकि बाकी हमें हिंदी तो मालूम नहीं था। इसके अलावा इंग्लिश, इंग्लिश वॉज वेरी, मतलब इंग्लिश हमारे उड़ीसा में, आप हिंदी नाटक हम नहीं जानते थे, बट आई न्यू ऑल इंग्लिश, मोस्ट ऑफ द इंग्लिश प्लेस। मैं शेक्सपियर की सारे 10-12 नाटक में पढ़ चुका था। मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो जूलियट, अथेलो, देन क्या नाम है, जूलियस सीजर, वो सौदागर, क्या नाम है, डेथ ऑफ ए सेल्समैन, ये सारी प्लेज हम, डेथ ऑफ ए सेल्समैन नहीं है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट वेनिस, ये अच्छा, टेनिंग ऑफ द श्रू, ये सारी प्लेज हमने वही बैठ के सुने हैं और कुछ पढ़े भी है। मिडसमर नाइट ड्रीम, तो ये सब पढ़ के जब पढ़े तो लगा कि, तब पहली बार ये सब पढ़ा, सुना, जाना, तो लगा कि यार ये डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। तो फिर जब कॉलेज में थे हम, ड्रामा एक सोसाइटी में, मैं आई बिकेम वाइस, क्या कहते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी। ड्रामेटिक सोसाइटी का सेक्रेटरी होता है, मैं जॉइंट सेक्रेटरी 2 साल रहा। तो थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में, तो उस समय तो हम जो प्ले किए, 2 इंग्लिश प्ले किया, डेथ ऑफ ए सेल्समैन, no sorry, not a death, all my sons, Arthur Miller's All My Sons, and Jean-Paul Sartre, Man Without Shadow। ये दोनों इंग्लिश प्लेस की ओडिया अनुवाद, नॉट इन इंग्लिश, इन ओडिया लैंग्वेज। तो ट्रांसलेशन करके हमारे एक ओडिशा के बहुत मतलब अच्छे नामी प्ले डायरेक्टर होते थे, जो फिल्म में काफी नाम कमाए हैं ओडिया फिल्म इंडस्ट्री में, अब तो नहीं है। तो उनका नाम था हेमंत दास। वेरी पावरफुल एक्टर, वेरी पावरफुल एक्टर। मैडम बिलीव करिए, हम हिंदी फिल्म इतने एक्टर्स देखे हैं, आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक दीज, सो कमिटेड फॉर थिएटर। फिल्म एक थिएटर का एक हिस्सा था ओडिया फिल्म, क्योंकि 60s में ओडिया फिल्म इंडस्ट्री डेवलप कर रहा था। तो ये सब थिएटर से ही गए थे, कंपनी थिएटर से। वहां 3-3 कंपनीज चलते थे उड़ीसा में, तो उसमें भी एक्टिंग करते थे इवनिंग को, और दिन में शूटिंग करते थे। इसके अलावा प्रोग्रेसिव थिएटर मूवमेंट में भी इन्वॉल्व होते थे। तो ऐसे लोग हमें कुछ मिले जिनसे हमें ट्रेनिंग मिली। तो उसके बाद जब हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, हमें भुवनेश्वर में मुझे मेरा एडमिशन हो गया मेडिकल कॉलेज में। आई जॉइन देयर। 3 साल हमने वहां पे मेडिकल कोर्स किए हैं, 3 साल। तो हमारी जो टीचर्स होते थे, हमारे ज्यादातर डॉक्टर्स, दे आर एक्टर्स। हमारे ओडिशा में अब ये एक ट्रेन परंपरा रहा है, डॉक्टर्स आर एक्टर्स। हम उनको एक्टर कहे या डॉक्टर कहे कभी कभी। तो जितने फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स होते थे ना, अच्छे एक्टर्स जो होते थे ना, डॉक्टर्स होते थे। तो उनमें से कॉलेज में ड्रामा करना, मेडिकल कॉलेज में इन्वॉल्व होना, ये सारी एक्टिविटीज में, तो कहीं ना कहीं फिर मतलब उधर की तरफ जा रहा था। और उसी दरमियान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, देखिए तब तक मुझे एनएसडी के बारे में मालूम नहीं था। हाँ, एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। वो एनएसडी से पास आउट करके थिएटर करते थे, हमने पर उनसे ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाया, तो हमने ध्यान नहीं दिया था शायद, क्योंकि हमें इधर आना ही नहीं था। हमें तो अपना प्रोफेशन, आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। तो जब हम भुवनेश्वर में थे, तब एक आदमी से हमारी मुलाकात हुई जिनका नाम है अजित दास। अजित दास और विजय महांती, ये 2 एक्टर, अभी कोरोना में उनकी डेथ हो गया एट द एज ऑफ 72। कोरोना में दोनों का डेथ हो गया। दोनों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रोडक्ट है, एंड दे आर डॉयन ऑफ ओडिया फिल्म इंडस्ट्री। तो उनके बगैर फिल्म होता ही नहीं था। अभी कितना 72-73 साल की उम्र होगा शायद उनका होता, तो वो चले गए कोरोना में। ये बहुत पैथेटिक थे, बट उनसे मुलाकात हुआ क्योंकि हमने उनका फिल्म देखा। तो वो फिल्म देखा, और एनएसडी से पास, किसी ने कहा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट करके थिएटर करते हैं, फिल्म भी करते हैं। तो हमारी मन कर रहा एक बार उनसे मुलाकात करें। तो उनका घर जाके पहुंचे और उनसे मुलाकात की। तो
फिल्म स्टार का जो जो एक होता है ना, वो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, लगा बहुत ही कॉमन मैन है। तो फिर उन्होंने फिल्म से ज्यादा थिएटर के बारे में, थिएटर में एक प्रोफेशन किया जा सकता है, हमें तो मालूम नहीं था, सिनेमा में चलता था। पर उन्होंने कहा कि थिएटर इज मोर इम्पोर्टेंट, उन्होंने ये हमें बताया। बोले कि थिएटर इज द मदर ऑफ ऑल द फॉर्म्स जितने। तो वहां पर उन्होंने क्या किया था कि एक संगीत महाविद्यालय उत्कल यूनिवर्सिटी के अंडर में एमए कोर्स चल रहा था, 2 साल का एमए कोर्स चल रहा था, उसमें ये लोग पढ़ाते थे। ये उस यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज है, स्वतंत्र एक कॉलेज है, जिसका नाम है उत्कल संगीत महाविद्यालय। जी। उत्कल संगीत महाविद्यालय में ये दोनों जो एनएसडी पास आउट करके दे वर टीचिंग इन दैट, एक्टिंग टीचर्स थे। तो उन्होंने हमें कहा कि अभी तो मॉर्निंग आवर में ये हम मतलब पार्ट टाइम कोर्स रन कर रहे हैं, और तुम्हें डिग्री भी हम डिग्री भी देते हैं, मैं डिग्री भी यूनिवर्सिटी देता है एग्जामिनेशन करके, 2 साल का कोर्स है। सुबह 7 o'clock से लेके 11 o'clock तक हमारा ये कोर्स चलता है, और उसके बाद हम भी शूटिंग में जाते हैं दिन में, और तुम चाहो तो यू कैन ज्वाइन हियर। तो मैंने कहा कि वहां पे मेरा कोर्स, बोले कि आप देख लेना, फिर वो थोड़ा एडजस्ट कर पाओ तो तुम्हारा वो कोर्स भी चलता रहेगा, तुम ये भी कर लोगे, अगर तुम्हें थिएटर में इंटरेस्टेड है, तुम इंटरेस्टेड हो, देन यू यू कंप्लीट एटलीस्ट ए स्मॉल डिग्री तो तुम्हारे पास होना चाहिए, और वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री तुम्हें मिल रहा है। हाँ, तो आप 2 साल बीत जाएगा और आप हमारा साथ रहोगे तो थोड़ा बहुत और सीख पाओगे। तो उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया वहां पर एमए में, थिएटर में। तो एंड मॉर्निंग मॉर्निंग क्लासेस चल, आप मेडिकल, आपने मेडिसिन भी कंटिन्यू रखा और वो ये भी। कंटिन्यू, हाँ वो कंटिन्यू रखा। और ये मॉर्निंग, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, मॉर्निंग में 6 o'clock से क्लास स्टार्ट हो जाता था, क्योंकि सर को शूटिंग में जाना था। एक्चुअली टाइम था 8 to 11, और उसके बाद प्रैक्टिकल क्लासेस कोई रहता नहीं थे, मतलब नाम को प्रैक्टिकल, बट ये 3 घंटे क्लासेस होती थी। बट सर को शूटिंग वूटिंग के चक्कर में वो 6 से 9 बजे तक करवा दिए थे क्लास, नन ऑफिशियली, और वो 9 बजे चले जाते थे। मेरा मेडिकल क्लास स्टार्ट होता था 9 o'clock, 9 बजे हमें हमारा या एनाटॉमिकल डिसेक्शन क्लासेस में जाना होता था, या बायोकेमिस्ट्री की क्लास होती थी, लाइसेंसिंग क्लासेस होता था, मेडिसिन क्लासेस होती थी। ये प्रैक्टिकल क्लासेस 9 बजे, 9 से 10 बजे तक प्रैक्टिकल उधर होता था मेडिकल में। और मॉर्निंग में तो मैं 5 बजे उठ के निकल जाता था पढ़ने के लिए थिएटर, और 9 बजे आके आधा घंटा करीब लगता था मुझे पहुंचने में। तो स्टूडेंट्स को कह देता था अगर अटेंडेंस की टाइम पे कोई बोला तो प्रक्षी दे देना। एडजस्ट करते करते करके 3 साल यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया, एमए कंप्लीट कर लिया। और 3 साल में 4th ईयर में एडमिशन लिया था मेडिकल कॉलेज में। एक बड़ी अनोखी घटना घटी हमारे साथ, उधर हमें एमए कंप्लीट कर लिया। अनोखी घटना ये हुआ कि 79 की बात कर रहा हूं मैं, 76 से 79, 3 साल यहाँ पर भुवनेश्वर में रहा। तो 76 से 79, और 79 में मेरा मुलाकात हुआ बीवी कारान से। यहाँ देखिए एक से टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ, यस। बीवी कारान से मुलाकात हुआ। कारान जी एनएसडी के डायरेक्टर थे। हमें तो अब एनएसडी के बारे में थोड़ा बहुत, इन्हीं 2 प्रोफेसर हमारे जो थे, टीचर्स थे, उनसे उनके साथ मिलकर मैंने 4-5 क्या ज्यादा नाटक हमने किए। देखिए आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, अंधा युग, मेन विदाउट शैडो जो हमने किया था कॉलेज में, उसको रिवाइव, वो स्क्रिप्ट मेरे पास था तो मैंने दिया इनको, तो इन्होंने इसको डायरेक्ट किया। और इसके अलावा ओडिया प्ले 4-5 ऐसे करके 10-12 नाटक मैं कर चुका था, जिसमें एक्टिंग के साथ साथ मैं डिजाइन में मेरी इंटरेस्ट थी शुरू से, तो मैं इनका डिजाइन भी सारे किए थे। एक बार क्या हुआ कि रविंद्र दास, हमारे जो सीनियर प्रोफेसर एनएसडी के, जी। रिटायर्ड जी। प्रोफेसर रविंद्र दास, जी। आजकल तो बड़े फिल्म एक्टर बन गए हैं। अच्छा। रविंद्र एक आषाढ़ का एक दिन का हम रिहर्सल कर रहे थे, तो रॉबिन इसका डिजाइन किया। रॉबिन ने डिजाइन किया इन द सेंस, एक बार हमारे जो प्रोफेसर अजीत सर थे, अजीत दास, वो डायरेक्ट कर रहे थे, वो दिल्ली आए थे, रॉबिन से बात करके इसका एक स्केच बना के ले लिए। देखिए वो स्केच मुझे इन्होंने हैंड ओवर कर दिया, बोले कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या, दो लाइन खींच दिया। और अच्छा, रविंद्र के बारे में इन्होंने जो वर्णना दी उस समय, तो एक बोहेमियन हमारे दिमाग में जो पिक्चर बन गया, एक बोहेमियन इतना दाढ़ी रखा है, दुबला पतला सा कुर्ता पहनता है, और इतना बड़ा सा चिलम रखता है। जब ऐसे बताया गया था हमको, कुछ हद तक ठीक है, गांजा पीता है, तो ये सामने एक जो एक इमेज, अच्छा माला डालता है, तो अघोरी बाबा का एक इमेज तो उसने ड्रॉ कर दिया। अच्छा, ऐसे हमारे उड़ीसा में
उसके पहले हमने एक आदमी का नाम सुना था, वो है जतिन दास, नंदिता के हम्म। फादर, पेंटर जी जी जतिन दास। जी जतिन जी। दास के बारे में ऐसे बहुत सारे अफवाह हैं, उड़ा 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 उड़ता हुआ हमारे तक पहुंचती थी। ये लोग दिल्ली में रहते थे ना, तो खबर आ जाता था कि जतिन दास ऐसा है ऐसा है, मतलब रात भर काम करता है, दिन में सोता है। सो ये बड़ा अजीब, कैन यू इमेजिन, एक अनदर वर्ल्ड आपके सामने ओपन होता है, जो चैलेंजिंग वर्ल्ड लगता था। मुझे बड़ा मजा आता था इसमें। तो रविन का स्केचेस हमने देखा और उनके बारे में ये वर्णना दी। मुझे मैंने स्केच में भी ऐसे लगा कि कुछ इधर गया, कुछ उधर गया, कुछ इधर, आड़ा टेढ़ा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो आई फिगर्ड आउट ए शेप आउट ऑफ इट। एक्चुअली वो कुछ शेप वेप नहीं था, मैंने अपनी इमेजिनेशन से लगाया अंदाज कि यहाँ पर शायद बाम्बू का पिलर होगा, और यहाँ पर शायद एक दलान होगा, यहाँ पर खिड़की जैसा, खिड़की नुमा लग रहा है, पता नहीं खिड़की या नहीं है, क्या है। सो ऐसे करके मैंने उसका डिजाइन बनाया था, और इतने अप्रिशिएट किए लोगों ने। वाह। हालांकि रविंद्र के नाम पे गया, ऑब्वियसली रविंद्र इज द डिजाइनर, मैंने एग्जीक्यूट किया था, बट उसमें इतना सीखने के लिए मुझे मिला था। तो ये सब फिर कारण जी जब दिल्ली से भुवनेश्वर आए थे, शायद कोई कॉन्फ्रेंस या मीटिंग था एकेडमी की तरफ से कुछ, तो किसी ने कहा कि एनएसडी से एक बाबा आया है। बाबा कारण थे ना उनका नाम, हम उनको बाबा बाबा बोलते हैं प्यार से, बाद में तो बाबा बोलते हैं, हमारे तो फादर बन गए प्यार से। अल्टीमेटली। तो तब उड़ीसा में किसी ने कहा एक बाबा आया है। समझ, बाबा हम कहते हैं गौरी बाबा जैसे, या कोई मंदिर में पुजारी को बाबा कहते हैं। तो हमको तो नहीं पता था कि बाबा कारण। कारण क्या बाबा है, बाबा कारण। आया है। बाबा तो कारण। वो अ, उनसे मिलने के लिए चलोगे कि somebody told me। हमने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। 79 अक्टूबर नवंबर की शायद होगा, तो या दिसंबर की, ये सर्दी की टाइम था। तो हम गए देखने के लिए उनका, वो उनके क्या बोल रहे थे, कारान जी क्या बोल रहे थे, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि कारान जी क्या बोलते वो उनको भी समझ में नहीं आता, बाद में हमें ये पता चला। मतलब आप जैसा समझ ले समझ लो, अंग्रेजी हिंदी मिक्स करके। करण जी हमेशा कहते थे मेरा भाषा को बिल्कुल मेरा इंग्लिश और हिंदी दो, ये करंथियन इंग्लिश है, ये टर्म उन्होंने कहा। So और sweet. इतने कॉन्फिडेंटली गलत इंग्लिश बोलते हैं बाबा, ये कॉन्फिडेंस हमने उनको दिखा। और वो यूरोप में भी जाके गलत इंग्लिश बड़ी कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, यू गोज, यस। मतलब आप देखिए, बट दैट कॉन्फिडेंस उस आदमी के अंदर में जो था, कम्युनिकेटर, ये ग्रेट कम्युनिकेटर। वाकई। तो वाकई। उनके उनसे देखा, सुना उनको। अब वो क्या बोल रहे थे ना, हिंदी हमको समझ में, हमें एक काखा ना पता, हिंदी के बारे में कुछ नहीं मालूम था। इंग्लिश में भी हमें इतना कोई, मतलब हम किताबी जरूर थे, लिखने में मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस, आज इसीलिए मैं इंग्लिश बुक्स लिखा हूँ कुछ, बट बोलने में हम लोग तो उड़िया इंग्लिश है ना, इतना ये नहीं है। और हाई क्या कहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के प्रोडक्ट हैं, वहां पर होगा कैसे। हाँ, तो इसीलिए कारण जी का बात हमें समझ में नहीं आया, बट एक चीज बिल्कुल समझ में आ गया था कि एक इंटेंसिटी, एक एनर्जी जो उस आदमी से हम तक पहुंच रहा था, और वो कमिटमेंट, जो जो कमिटमेंट के साथ वो बोल रहे थे, वो सारी चीजें समझ में आ रहा था। तो वो वार्मथ हमने पकड़ने की कोशिश की। तब तब ऐसा लगा कि चुंबक जैसे खींचता है लोहे को, बस दैट इज द मोमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उस मोमेंट अगर हमारी लाइफ में नहीं आता, अगर वो मेरा दोस्त ने मुझे कहा नहीं था कि बाबा ऐसे मिलने के लिए जाना है क्या, अगर वो टाइम पास हो जाता, अगर मैं मना कर देता, मैं मना भी कर सकता था, बट वो मोमेंट अगर पास होता, मैं आज यहाँ नहीं होता, मैं कहीं और होता। तभी मैं बिलीव करता हूँ डेस्टिनी पे, मैंने पहले बात कहा। Yes. तो करण जी से, But you are doing medical. You're doing डज medical. मैटर, डज मैटर, डज मैटर, आई Hats आई off. वांट टू बिकम एन एक्टर, आई वांट टू बिकम एन एक्टर। सो मुझे तो, क्योंकि मैं तभी कहा ना कि हमारे मेडिकल डॉक्टर्स ज्यादातर एक्टर्स हैं, जी। तो ये एक इंस्पिरेशन तो था। तो कारण जी से हम मिले, प्रोग्राम के बाद मिले, और पता नहीं मेरी जुबान तो आया कि मैं एनएसडी जाना चाहता हूँ। मन के अंदर में था कि एनएसडी में ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम कर क्या रहे हो, आप सुनिए, यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग किस्सा है। बोले क्या कर रहे हो, मैंने कहा मैं पढ़ रहा हूँ। मैं स्टूडेंट हो, कहाँ का पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। मैंने कहा मैं मेडिकल साइंस पे स्टूडेंट हूँ। कौन सी ईयर में, मैंने कहा थर्ड ईयर, एग्जाम्स अभी होगा। एकदम से बिफरे, नो, हम तुमको लेंगे नहीं, ऐसे बोला उन्होंने, एकदम चिल्लाया। मैंने कहा ये आदमी मेरे ऊपर चिल्ला क्यों रहा है, और ऐसे चिल्ला कारण जी एक्सट्रीम, मतलब
बिल्कुल एक्सट्रीम में, आवाज तो बहुत तीखी है गाने की वजह से, एकदम कार सब तक लग जाता है, तो फिर उससे बात करने करने लग रहे हैं, इस नोट पे बात करेंगे, हमें तुम्हें जा बात बात नहीं लेना है इस तरह के। तो नहीं लेना है, और इसके लिए मुझे चिल्लाने की मेरे ऊपर की क्या जरूरत है, मुझे बड़ा गुस्सा आया। फिर भी वो बोले नो 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 नो, आपको नहीं लेना, आप करो करो वही करो, तुम्हारा होना नहीं है एनएसडी में, एंड ही लेफ्ट। मुझे सीरियसली मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा मेरी क्या कमी थी जिसके लिए नहीं लेगा। तो फिर मैंने कसम खाया, मैं तो एनएसडी करके रहूंगा, बाबा का बाप भी आएगा मुझे रोक नहीं सकता। मैं कसम लिया था उस दिन। मैंने कहा कारण जी क्या मतलब रोकेंगे, ये भी कारण क्या रोकेगा, मैं तो जाऊंगा। वो अकेला नहीं होता, और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो इंटरव्यू में बैठते हैं, तो आई मस्ट प्रिपेयर माई सेल्फ। तो मेडिकल से थोड़ी इंटरेस्ट हटी, तो हमने प्रिपरेशन। अच्छा, इसके पीछे मुझे जब कारण जी से इतना मतलब थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया मैंने, मुझे बुखार आया, जंडिस भी हुआ था उस समय, मैं हाँ। हॉस्पिटलाइज भी हो गया, और पढ़ाई के लिए बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। इधर कंप्लीट हो चुका था कोर्स, ड्रामेटिक सोसाइटी कॉलेज से कोर्स कंप्लीट हो गया था। तो करना क्या, मतलब सर का जो हमारे ड्रामा टीचर्स थे उनके उनसे ज्यादा मुलाकात नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। मैं सोचा कि मैं छोड़ दूंगा मेडिकल, मैं कर नहीं सकता, मैं घर चला जाऊंगा वापस। तो इसी से सब चक्कर में, अच्छा एनएसडी में जाने के लिए मन बना रहा था, वो भी इसने डायरेक्टर ने मना कर दिया, नहीं होगा। तो भले ही हम कितना भी कहें नहीं नहीं मेरा होगा, बट वो तो डिसाइड करने वाला वो है। तो ये सब सोच के हमें जंडिस हो गया। तो मैं 1 महीना करीब बीमार रहा, और अ, मेरे दोस्त लोगों ने बहुत समझाया, बोले कि यार नहीं है, नहीं होगा तो नहीं होगा, एनएसडी क्या हो गया, यू आर ए डॉक्टर, आप ये तुम्हें इजीली जॉब मिल जाएगा, एंड यू यू हैव ए सिक्योर्ड लाइफ। अब तुम्हारा इंटर्नशिप बचा हुआ है, फाइनल ईयर कर लो, और इंटर्नशिप कर लो, अभी 1.5 साल 2 साल की बात है बस। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो एनएसडी जाना है। सो आई, आफ्टर माई रिकवरी फ्रॉम फ्रॉम जर्नलिस, आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिसिंग क्या किया मैंने, ओडिशा के फोक एंड ट्रेडिशंस के बारे में जानने की कोशिश की। छऊ डांस सीखा मैंने 1 साल। मैंने पहले प्रैक्टिस था, मैं छऊ प्रैक्टिस में सोलो परफॉर्म भी कुछ किया हूँ लाइफ में। तो छऊ प्रैक्टिस किया, उसके बाद ओडिया सॉन्ग्स गाने, ये फोक, ये सब सीखे। वो करके फिर लिटरेचर, मैंने बहुत सारे लिटरेचर पढ़ा। क्योंकि हमारे जो टीचर थे ड्रामा कॉलेज जो एनएसडी से गए थे, उनके पास जितने सारे हिंदी हिंदी के किताब थे, मैंने उनको कहा कि आप पढ़ के मुझे सुनाओ, क्योंकि हम पढ़ तो नहीं पाएंगे। तो मुझे वो कुछ पढ़े, कुछ सुनाए, कुछ स्टोरीज सुनाए, नाटकों की स्टोरी उन्होंने, घासीराम कोतवाल का स्टोरी सुनाए, कैसे पुना के ब्राह्मण के बारे में। ये सब थोड़ा बहुत हमें मालूम पड़ गया था। इसके अलावा उड़िया प्लेस मैंने सारे पढ़े, जितना हमारी रिच में हो सकता था, मतलब जितना मैं पढ़ सकता था, ये सब पढ़ा पढ़ा। और इन द मीन टाइम मेरी 3rd ईयर कंप्लीट हो गया था। 4th ईयर में हम एडमिशन ले रहे थे कि एनएसडी का मार्च के महीना आया, तो एडमिशन के लिए जब निकला, हमारे उड़िया न्यूज़पेपर में आता है, ऑल इंडिया पेपर में आता है, तो पेपर में आया तो हमने अप्लाई कर दिए। ये अप्लाई तो कर दिए, पर मुझे मन के अंदर शंका था कि कहीं कारण जी शायद रोकेंगे, क्योंकि जिस तरीके से विप्रे है मेरे ऊपर, वो मुझे रोक देंगे। फिर भी मैं घर में ये नहीं बताया था कि मैं छोड़ रहा हूँ ये सब चीजें, मतलब इधर की तरफ मेरा रुझान बढ़ रहा है। मैं घर वालों को बिल्कुल नहीं मालूम था, वो पैसे भेजते थे बस मंथली। तो मैं चला गया भुवने एनएसडी गया इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू जब वहां पर 4-5 लोग जो बैठे थे, मुझे आज भी वो पिक्चर पूरा याद है। रीता कोठारी थी, राम गोपाल बजाज थे, एचबी शर्मा, प्रोफेसर एचबी शर्मा थे, बीवी कांत थे, रुद्र प्रसाद सेनगुप्त तो थे बंगाल से, और कौन एक दो थे, मुझे मुझे मालूम नहीं। जैसे मैं अंदर गया, एकदम कारण जी ने देखा, राउत हो ना, सीधा बोले, बोले राउत हो ना। मैंने कहा हाँ। तुमको आपने मना किया था ना आने के लिए, फिर आ गए क्या? मैंने कहा हाँ आए तो। बोले तुम्हारा हमें इंटरव्यू नहीं लेना है। नहीं लेना है, सीधा बोला, नहीं लेना है। मेरी पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। मैंने कहा इंटरव्यू नहीं लेगा तो क्या दिखाऊंगा? तो तुम नहीं नहीं तुम करो, तुम यू बिकम ए डॉक्टर, डॉक्टर बनो, तो हम तुम्हें नहीं लेना, वापस चले जाओ। मैं रोने लगा, जस्ट स्टार्टेड क्राइंग, क्राइंग लिटरली। क्या उम्र था, 22-23 साल का था मैं। रोने लगा तो रीता मैम को दया आ गई। रीता मैम की वजह से मैं आज एनएसडी में आ पाया। रीता जी ने कहा कि क्या कारण, क्या बोल रहे हो तुम, आया इतने दूर से, एक बच्चा आया, तुम उसको चेहरा देखो कैसे उतर गया है, तुम क्यों डांट रहे हो उसको?
तो उसको कुछ करने दो जो करके आया है। नहीं बेटा तुम क्या दिखाओ, गाना आता है, नाचना आता है, कुछ प्रिपेयर करके आए हो? मैंने कहा हिंदी में प्रिपेयर जो किया हूं, मतलब टूटी फूटी इंग्लिश हिंदी मिला के। कहा कि जो जो पैसेज मेरे पास गया था वो याद नहीं है, वो कर नहीं पाए। दो चार लाइन याद है क्योंकि हमारी भाषा नहीं है। बोले अपनी मदर टंग में? मैंने कहा हाँ, मदर टंग में एक लाइन, एक स्पीच है मेरे पास, वो मैं दिखाऊंगा। बोले गाना किसके किए हो? मैंने कहा यस, वो गाना और डांस आप देख सकते हो। तो मैं 1 मिनट तक एक्टिंग किया तो कारण जी ने रोक दिया, बोले नहीं 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 स्टॉप, जरूरत नहीं है। अच्छा, रीता जी ने बोला कि नहीं नहीं तू गाना दिखा। तो गाना दिखा, गा के सुनाए, डांस करवाए। तो एचवी शर्मा सर ने मुझे मुझे एक टेक्निकल सवाल पूछा था, क्योंकि वो आर्किटेक्चर का प्रोफेसर थे एनएसडी में। तो उन्होंने मुझे सवाल पूछा था कि ये खिड़की, वो जिस, मुझे याद है जिस बेसमेंट में, हमारे साथ एनएसडी की बेसमेंट में होता था, इंटरव्यू हुआ था, तो स्काईलाइट्स होते थे। तो बोले कि ये दीवार की लंबाई कितना है? बोले ये दीवार की लंबाई कितना होगा? तो मैंने ऊपर देखा, आसमान को देखा कि उसमें 5 स्काईलाइट है, और स्काईलाइट जो है 1 फीट बाई 1 फीट की है, और एवरी स्काईलाइट के बीच में एक खिड़की है, नीचे खिड़की है। तो खिड़की 3 फीट की होती है, ये मैंने अंदाज लगाया। 3 फीट, और ये एक स्काईलाइट 4 फीट, तो 4 4 फीट की 5 यानी कि 20 फीट। मैंने उनको बोला सर 20 फीट, ऐसे आउट ऑफ इंस्टिंक्ट। समझ गए कि नहीं मेरी बात को? मैंने कहा 20 फीट। बोले तुमको कैसे पता चला? मैंने कहा कि मैंने देखा, मेजरमेंट के लिए कोई स्टैंडर्ड आधारभूत तो चाहिए। सो इंग्लिश में बोला, मैंने कहा कि 1 स्काईलाइट इज 1 फीट, और बिहाइंड दैट देयर इज अ विंडो, सो विंडो इज 3 फीट, सो 4 फीट प्लस 1 फीट गैप, 5, सब इन दैट वे। 4 स्काईलाइट था तो 20 फीट। बोले इट्स यू हैव ए गुड सेंस ऑफ मेजरमेंट। सर प्रॉपर ये सर थोड़ा बहुत है। तो बोले कि ओके ठीक है तुम जाओ। मैं वहां से आ गया, पर मुझे लगा कि कारान जी जिस तरीके से बिहेव करते थे, कुछ मेरे से और कुछ नहीं पूछा उन्होंने, तो शायद नहीं होगा। मेरे बहुत उदास हो गया, मैं घर आ गया वापस। घर आ गया, फिर अपने मिनट में फिर ना घर, गांव चला गया था। मेडिकल में भी, कॉलेज में भी नहीं रहा। मैं कहा कि मैं थोड़ा सा मेंटल टेंशन हो रहा है। घर में कुछ दिन गुजारा है, गुजार के वापस आया, और ऑल एंड सडन एक दिन मुझे चिट्ठी मिलता है। चिट्ठी मिलता है कि इंटर एंट्रेंस कंप्लीट पास आउट कर गए। वो बड़ी उसके साथ एक एंडोर्समेंट लेटर था, हैंड एक चिट्ठी, साइक्लोस्टाइल या टाइप टाइप मशीन में टाइप था, कि एक एंडोर्समेंट लेटर, यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम योर फादर टू ज्वाइन इन एनएसडी। तो मैंने, अब मुझे समझ में आया कि कारण के बाद में तो पूरा समझाए बाबा ने, बोले कि मैं तुमको हम ये इस तरीके से प्रोफेशन में मना कर रहे थे इसलिए क्योंकि तुम कितनी बड़ी मतलब तुम्हारी फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और पेरेंट्स के कितने तुम्हारे ड्रीम्स ट्रू, होंगे तुम्हें लेकर। ट्रू। तो इसीलिए मैंने बार बार मना किया, बट मैं हार गया। करण जी ने ये कहा, बोले कि मैं हार गया। मैंने कहा मैंने आपको हरा भी दिया। ये तो हैट्स गुरु ऑफ। शिष्य की लड़ाई शुरू से रहा है, विश्वामित्र की और बृहस्पति की लड़ाई शुरू से रहा है, तो कोई बहुत नई बात नहीं है। तो खैर, करण जी, मैंने क्या किया, पेरेंट्स का सिग्नेचर, क्योंकि पापा तो बिल्कुल राजी नहीं होंगे, और दूसरी बात उनको पता भी नहीं है ये सब चीजें, ये सब इसके बीच में इतना डेवलपमेंट हुआ। तो मैं लेफ्ट हैंड में साइन कर दिया फादर का, एनएसडी भेज दिया, एडमिशन हो गया। एडमिशन जब हो गया, मैं दिल्ली आ गया। मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि घर से जितने पैसे आते थे वो तो ऐसे दोस्तों में खर्च, तो कुछ फ्रेंड्स लोगों ने मुझे कुछ पैसे इकट्ठा करके कोई 500-700 रुपए दिए थे। मेरे एडमिशन का जो 530 रुपए शायद लगा था, मुझे याद है, वो मेरी टीचर ने दिया था, जो अजीत दास ने। वो पैसे अजीत सर ने दिए थे अपनी, वो आज तक चुकाया नहीं मैंने, वो चले गए डीटीएस से। और बाकी कुछ खर्चा खर्चे के लिए फ्रेंड्स लोगों ने कोई 200-250 रुपए इकट्ठे किए थे। ट्रेन का टिकट 49 रुपीज होता था उस समय, दिल्ली भुवनेश्वर की जो तो वो टिकट फ्रेंड्स लोगों ने करवा दिया। हम तो पहुंच गए दिल्ली, एडमिशन भी ले लिया, हॉस्टल में आ गए। पर उधर गांव में और घर में प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। पापा जब एक दिन मेरे को लेटर्स लिखते थे, क्योंकि फोन नहीं था, चिट्ठियां, तो मैं जवाब देता था। हर हफ्ते में एक आध बार मैं भी चिट्ठी लिखता था, और जब कोई लेटर नहीं गया तो वो वापस सीधा भुवनेश्वर आके पहुंचे। कॉलेज में देखे, मेडिकल कॉलेज में गए, तो वहां पे हॉस्टल में मैं नहीं था, मेरे बोरिया बिस्तर पैक है। तो वो पूछे कहाँ गया, पागल हो गए थे मेरे फादर ऑलमोस्ट, कि कहाँ गया। तो गॉड। बहुत सारे लोगों को मैंने बताया नहीं था मैं कहाँ गया हूँ। कुछ एकदम करीबी दोस्तों को मैंने मना किया था कि कोई भी जवाब आए, हमारी घर से जब पूछेंगे कुछ मत बताना। फिर भी पापा को मालूम पड़ गया कि मैं दिल्ली हूँ, दिल्ली में हूँ। क्या कर रहा है? थिएटर करने गया। सो
वापस गए, मेरी मम्मी के साथ पापा की बहुत लड़ाई हुई है उस दिन। बोले कि तुम्हारी वजह से ये गया, क्योंकि तुमने उसको बहुत लाड कर दिया था, और ये जिस तरीके से हरकत कर रहा था हमें पता था कि गड़बड़ होगा। सो मम्मी ने पापा को बोला कि तुम जाओ दिल्ली, उसको वापस लेके आओ। सो फादर जो है, दशहरा की हॉलीडे में, अक्टूबर मैं एनएसडी ज्वाइन किया 83 में, सॉरी 80 में, 1980 में। ये 83 80s के अक्टूबर, हम अप्रैल जुलाई अगस्त में एडमिशन लिया था, जुलाई में। 2 महीने के बाद दशहरा के हॉलीडे होते हैं, पापा दिल्ली पहुंचे। पापा दिल्ली पहुंचे, मेरी हालत खराब, अब वो आए हैं वापस ले जाएंगे। तो और दूसरी सबसे बड़ी डर ये था कि मैंने तो साइन उनका खुद फर्जी किया हूँ। तो ये जब पता चलेगा कारण जी को, कारण जी खुद निकाल देंगे, तो झूठा आदमी है बोलेगा। तो ये सब चीजों के डर के मारे मैं कोशिश किया कि कारण जी से इनका मुलाकात ना हो, बस बहुत कोशिश किया। बट किस्मत ऐसा खराब था कि मेस में पापा खाना खा रहे थे, कारण जी आके वहीं बैठ गए खाना के लिए, लंच आवर में एक दिन। तो मैं बैठा था, बोले कि वो इज योर फादर। मैंने कहा हाँ हाँ, मना कैसे करूंगा। मैंने कहा हाँ। बोले कि लेके आओ मेरे ऑफिस में, हाँ। लंच के बाद लेके आओ। तो मैं पापा को लेके गया करण जी के कमरे में, बाहर बैठा रहा। मैंने सोचा कि आज तक गया, ये दोनों आपस में क्या बात होगा, उसके बाद पापा तो मुझे ले जाएगा सीधा, करण जी भी मुझे रखेंगे नहीं। 1 घंटा करीब उस अंदर डायरेक्टर की चैम्बर में ये दोनों थे, और मैं बाहर, मेरी हार्ट बीट ऐसे हो रहा था। तो ऑलमोस्ट 1 आवर का बाद वो कारण जी मेरे पापा के कंधे पे हाथ डाल के लेके आ रहे हैं, और बड़े प्यार से दोनों बात कर रहे हैं इंग्लिश में। कारण जी अपनी टूटी, मेरे फादर इंग्लिश के प्रोफेसर रहे, टीचर रहे, तो उनको इंग्लिश ठीक ठाक था, तो आपस में कम्युनिकेशन हो गया। तो आके पापा बोल रहे हैं, करण जी बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुमने फर्जी साइन कर लिया है, मैंने तुम्हारे पापा को समझा दिए हैं। सो वो तुम्हें लेकर नहीं जाएंगे, सो डोंट वरी, स्टे हियर फॉर 3 years, एंजॉय एनएसडी। अच्छा, पापा क्या हुआ कि उसके बाद इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्टूबर में दशहरा, मतलब वो चले गए घर। थोड़ा सा मन खराब तो था, स्टिल देन वो मैनेज करके गए, और जाके महीने भर के बाद वापस आए। सीसीआरटी के टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होते थे, सीसीआरटी में टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होता था। तो वहां मैं आज उड़ीसा से एक टीचर, मतलब आज ए टीचर, ही ज्वाइंड हियर फॉर 3 months प्रोग्राम कोर्स, जिस जो कारण जी रन करते थे उस कोर्स को। कारण जी उस कोर्स को रन करते थे, क्योंकि सीसीआरटी एनएसडी के अंडर में था, मतलब उसी कैंपस में होता था पहले। तो कारण जी भी उस कोर्स को रन करते थे, जैसे बंशी जी क्लासेस लेते थे, और भी बहुत सारे टीचर्स लेते थे। क्राफ्ट का क्लासेस होती थी, आर्किटेक्चर का क्लास भी होता था, लिटरेचर का क्लास होता था। तो सीसीआर ट्रेनिंग में तो पापा आके ज्वाइन कर लिए, और मेरे साथ रहने लगे हॉस्टल में। तो हमारे हॉस्टल में गेस्ट रूम होता है, तो कारा जी ने कहा कि तुम्हारे फादर के लिए ये कमरा है। तो 3 महीना वहां रहा, और बिकॉज कारण जी इन्फ्लुएंस माई फादर ए लॉट। तो क्योंकि मेरा फादर लिटरेचर एंड आर्ट के आदमी तो थे, तो उनको लगा कि हो रहा था, कारा जी हमेशा जोक करेंगे, मैं तुम्हें सिर्फ अकेला नहीं पढ़ाया, तेरे बाप को भी पढ़ाया हूँ। तो ये मरते दम तक वो जोक करते रहे। तो ये तो हुआ हमारी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आने का। बट हाँ, प्रॉब्लम धीरे धीरे ये, चलिए ये तो मतलब जोक भी था। मैं इसीलिए सो बोल रहा था, आई डोंट वांट टू इंस्पायरिंग एंड। सर, सो इंस्पायरिंग, सो इंस्पायरिंग। इतने कमेंट्स आ रहे हैं, वाकई हेड्स ऑफ टू यू। इतनी इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी, कमाल। नहीं, कमाल, रियली देखिए, हेड्स ऑफ। एक कहावत है कि नदी के स्रोत समुद्र में जाके मिलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। ट्रू। कितना भी पहाड़ आ जाए, कितने भी मुश्किल हो जाए, रिच तो करना है वहां पे हमें, उस महासमुद्र में का हिस्सा बनना है। और हमें, तो मैं कह रहा हूँ कि नो बडी कैन स्टॉप मी। अभी No. तक And one बहुत more thing I wanted to say, you are the highly qualified theater practitioner की अगर मैं बात करूँ, you had done ये PhD on Baba Karent, you had done D-Lit. Oh my God. Oh my God. You're the देखिए, only ये सब one. मेरी You're the पर्सनल, only one. मेरी मेरी इच्छा था कि जब हम यूनिवर्सिटी में आए एज ए टीचर, तो आई मस्ट, जब आप किसी चीज में जाते हैं तो उसको पूरी शिद्दत के साथ जाइए, या फिर मत जाओ। मैं कभी बीच में जिया नहीं हूँ। मैं अपनी लाइफ में भी ऐसा स्थिति आया है कि कंप्रोमाइज करना पड़े, आई कट दैट लाइफ। नहीं करना है, वाह, वाह, कंप्रोमाइज नहीं करना है मुझे। यहाँ रहना वाह। है तो पूरी शिद्दत ईमानदारी के साथ रहना है।
नहीं रहना तो नहीं रहना, चले जाना है दुनिया छोड़ के। इससे हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं, बहुत हुआ है लाइफ में इस तरीके से। वो दैट इज अनदर इशू, आई डोंट वांट टू एंटर। बट द थिंग इज दैट एक इच्छा शक्ति, ये वंस यू फिक्स योर टारगेट, आप, क्योंकि आप देखिए, मैं एक ऐसे तलवार की धार पे चला हूं, मेरा इधर में गिरूंगा तो खाई है, और इधर में यस, गिरूंगा तो मतलब आप समझ रहे हैं ना, यस, वो बुद्धिस्ट स्टोरी यस, हमें हमेशा याद आता है कि इधर शेर इंतजार कर रहा है खाने के लिए और उधर चूहा आपको कुतर रहा है, ट्रू, तो आपको तो गिरना ट्रू, होगा। तो इसीलिए ना, जब आप एक धार में चलते हैं, ना आई हैव टू मेक माई फिट स्टेबल, ताकि मैं डगमगाऊं नहीं। तो इसलिए कहते हैं अंगद की पैरों की तरह, अगर आपका पैर जमेगा तो कोई डिगा नहीं सकता आपको। इसके पीछे कारण बहुत रहा है, क्योंकि संघर्षमय जीवन रहा है। पैम्पर, किसी ने हमें पैम्परिंग नहीं किया, किसी ने हमें प्रमोट नहीं किया, सबसे बड़ी चीज है, कोई किसी ने प्रमोट नहीं किया, बल्कि लेग पुल बहुत हुआ है। ये सब कहीं हमारे अंदर में जाके मेरे स्वाभिमान को अ, मतलब वो जागृत किया है। सो मैं अपने आप को तैयार कर किया। अच्छा, नॉन हिंदी स्पीकिंग सबसे बड़ी चीज है। नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से मैं आया हूँ, जहां पर हिंदी, अभी तो टेलीविजन आने के बाद लोग सब हिंदी जान चुके हैं। जब मैं जिस समय आया था टेलीविजन, 80s में, टीवी 82 में शायद पहला एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हमने एनएसडी हॉस्टल में देखा था। एशियाड गेम्स हुआ था, तो पहला टीवी आया था कि ये क्या होता है देखने के लिए हम खड़े हो गए थे दिल्ली में, किसने से केस। तो बाकी तो हमें कुछ मालूम नहीं था। भाषा इतना बड़ा चीज, भाषा क्या है कि संस्कार है। अगर आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी के दोस्त मिल जाएंगे आपको। हम जब विदेश जाते हैं, वहां पर देखते हैं कि हमारी इंडियन लैंग्वेज कौन बोलता है, तो अब एक ग्रुप हो जाता है। तो उसी तरीके से हमें दिल्ली में जब बात करते करते कोई उड़िया बोलता है तो कान खड़े हो जाते हैं। ऐसा आपका भी होगा, डोगरी कोई बोल दे तो एकदम से, यस अरे सर, हमारी, यस सर, यस सर। है ना। तो लिटरेचर या भाषा, लैंग्वेज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो चूंकि हमारा कोई भाषा नहीं था, तो इसीलिए लोगों ने मुझे नेग्लेक्ट किया है। मैं आज डंके की चोट पे कह रहा हूं कि आई हैव बीन नेग्लेक्टेड आउट ऑफ मेनी रीजन, दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन। क्योंकि भाषा, भला आप कितना भी हम अपने आप को प्रोग्रेसिव कहें, दिल्ली नेशनल स्कूल ड्रामा में अभी भी लैंग्वेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। आपको रोल नहीं मिलेगा, पहली बात तो ये है। अगर आपको हिंदी प्रॉपर नहीं है तो यू कैन नॉट डू ए मेन रोल। मैं एनएसडी गया था एक्टर बनने के लिए, आई एंडेड अप इन ए डायरेक्टर एंड डिजाइनर। व्हाई? जब भाषा नहीं है, हमें रोल नहीं मिलेगा। और टीचर्स जब आपको मतलब आप, अगर कोई टीचर कहे 3 साल के बाद, मैं नाम ले लेना चाहता हूं, अब तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आई एम इन सच ए पोजीशन, मैं बिल्कुल खोल के कह सकता हूं कि अब एनएसडी के ऐसे टीचर्स मुझे, तुम, अच्छा, तुम हैदराबाद यूनिवर्सिटी चले गए, तुम कब पास किए एनएसडी? बिकॉज यू डिडंट रजिस्टर मी एज ए स्टूडेंट। क्योंकि मैं लास्ट बेंच में बैठता था, क्योंकि मेरे को लैंग्वेज नहीं होने की वजह से मैं, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो डेवलप हुआ है, मैंने उसको पॉजिटिवली लिया। मैं उस इंफीरियरिटी को पॉजिटिवली लिया एंड आई डेवलप माई लैंग्वेज। हिंदी So जितना भी inspiring. हो सके, मैं अपनी So हिंदी एंड inspiring, इंग्लिश sir. में। So inspiring. So inspiring. Hats off to you. Hats off to थैंक you. यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ऐसे स्थिति में मैं अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की। तो क्योंकि मैं एक्टर नहीं बन सका, देन व्हाट इज द अल्टरनेशन? मैं अपना अतीत को दोहराया, माई बचपन की चाइल्डहुड डेज को जो मैंने बात की, तब उसमें वो बहुत सारे चीजें जो विजुअल्स मेरे सामने थे, दैट बिकेम माई स्ट्रेंथ। आई आई ट्राई टू रिकॉग्नाइज ऑल दीज थिंग्स। पानी के लहरों को, जैसे मैंने कहा कि पानी का लहर, तूफान, हमारे उड़ीसा में साइक्लोन होता है, साइक्लोन की जो वेव्स, जो जो लाइंस खिंचती है आसमान में, ये सब चीजें मेरे सामने दोबारा से आ गई। रंगों की दुनिया मेरे सामने जागृत हुआ। मैं 2 साल, फर्स्ट ईयर तो चला गया, सेकेंड ईयर में जब मैं डिजाइनिंग में, डायरेक्शन, डिजाइन एंड डायरेक्शन में ऑप्ट किया एज स्पेशलाइजेशन, मेरे 2 साल सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर 2 साल एनएसडी की लाइब्रेरी के एक ही सेक्शन में गुजरा है। मैं दूसरा सेक्शन देखा ही नहीं है। मैंने मन में सोचा मैं लिटरेचर पढ़ लूंगा बाद में, बट इस 2 साल में मैं सिर्फ और सिर्फ स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स देखूंगा और कुछ नहीं देखूंगा। Wow. Wow. तो एचवी शर्मा, Wow. हमारी प्रोफेसर प्रोफेसर एचवी शर्मा ने
मुझे किताबें ला ला के दी। आप शायद उनकी लाइफ में भी ऐसा दूसरा स्टूडेंट नहीं मिला होगा। वो हमेशा कहते थे कि मरते दम तक यही कहते थे कि सत्या मुझे याद है लाइब्रेरी में जब 5 घंटे 6 घंटे तुम एक ही पेंटिंग की किताब को आप देखते रहते हो तो उसमें मैंने कहा सर मैंने जो पढ़ा है, कलर्स को पढ़ा है, लाइंस को पढ़ा है, टेक्सचर, रिदम, उसकी वॉल्यूम, मास, ये सब जो पढ़ा है, एंड अल्टीमेटली व्हाट इज फिक्स, तो वो मेरे लिए वही पढ़ाई के लिए मैं शायद एनएसडी आया था। और वो मैं अपनी रंगकर्म में लगाऊंगा। आई डू नॉट वांट टू बिकम ए पेंटर, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। पेंटिंग करना था तो बचपन से चला जाता, बट ये सेंसिबिलिटी टुवर्ड्स द विजुअल्स, मैं डेफिनेटली आई विल Yes. यूज इट इन माय थिएटर। तो उन्होंने मुझे, शर्मा जी ने मुझे अपनी कमरे में बुला के, सेकेंड ईयर की बात है, जब देखा उन्होंने लाइब्रेरी में, मेरे पीछे खड़े थे, मैंने ध्यान नहीं, मैं उस दिन मुझे याद है मैं रैम्ब्रा का किताब खोल रखा था, डच पेंटर रैम्ब्रा की पेंटिंग्स में लाइट एंड सेट में, जो स्टूडेंट्स आपके या जो भी मेरे मित्र लोग या स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं, मैं उनके लिए बात कह रहा हूं, इफ यू वांट टू स्टडी डिजाइन, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड लाइट्स एंड कंपोजिशन, प्लीज एंड प्लीज सी रेम्ब्रांड पेंटिंग्स। दूसरा किताब है ही नहीं, कितना भी आप पढ़ लो समझ में नहीं आएगा। लाइट में जो डेप्थ, एटमोस्फियर, एनवायरनमेंट और लाइट एंड शेड की जो इफेक्ट है, जो वॉल्यूम फ्रॉम डार्कर टोन टू लाइटर टोन, ये जो मूव करता है, जिसमें एक 3 डायमेंशन क्रिएट होता है, वो सिर्फ रैम्ब्रा की 16th सेंचुरी की पेंटिंग्स, रेनेसां पीरियड की पेंटिंग्स देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा टोन्स क्या है, वॉल्यूम क्या है, कलर्स कैसे यूज होता है, लाइंस की मूवमेंट कैसी होती है। तो ये शर्मा जी ने मुझे ये बात बताई थी। एचवी शर्मा ने घंटों उनके कमरे में मुझे बैठा के पेंटिंग समझाते थे, लाइक एज इफ यू आर रीडिंग ए बुक। चित्र को आंखों से पढ़ना पड़ता है, वी हैव टू रीड Wow. इट, इट्स ए टेक्स्ट, Yes. इट्स ए Wow. टेक्स्ट, इट्स ए विजुअल टेक्स्ट, और विजुअल्स को Yes. पढ़ना होता है। तो आप वो पढ़ने का तरीका मुझे शर्मा जी ने सिखाया, मुझे और किसी टीचर ने नहीं सिखाया, और रविंद्र दा ने थोड़ा निखारा है उसको, क्योंकि मैं रविंद्र दा से बहुत चीजें एक्सट्रैक्ट किया। उस वो मुझे कुछ आज तक मतलब ये ले ले बेटा ये सब नहीं कहा, क्योंकि टीचर अलग टाइप के होते हैं, बट रविन का जो जो डायमेंशन है, तो उससे अगर आप ले लेते हो, छीन सकते हो तो छीन लो। तो बाद में वो मेरे बहुत बहुत अच्छे मित्र भी बने, और हमेशा मेरे से लड़ते रहे। वो भी एक पार्ट ऑफ माय आवर पर्सनल लाइफ कि वो बात अलग है, बट उससे जो चीज हमने लिया, ये चीज एनएसडी से 2 साल मैंने जब मतलब इसको यही चीज मैंने ग्रहण किया, तब आप देखेंगे मेरी कोई भी प्ले उठाइए, यू सी ए कंपोजिशन, प्ले में Yes. कंपोजिशन लाइक ए पेंटिंग, Yes. इट्स लाइक ए Yes. पेंटिंग। और Yes. ये It बाद is. में It is. Yes. It is. It is. मैंने उसको And थ्योराइज किया। you are quite fascinated, impressed by Vincent Van Gogh. You are. मेरे आंखों से आंसू टपके, विंसेंट के पेंटिंग्स देखने के लिए यूएसए चला गया था, Wow. सिर्फ उस पेंटिंग्स के नीचे खड़े होके घंटों, मतलब रियल चमड़े की आंख में मैंने वैन गॉग के पेंटिंग्स, सनफ्लावर्स की पेंटिंग, स्टेरिनाइट की Yeah. पेंटिंग, Hmm. और आंखों से झार झार आंसू बहते रहते रहे। तो वो मोमेंट को जो मैं जिया हूँ न्यूयॉर्क आर्ट गैलरी और वाशिंगटन आर्ट गैलरी में, तो सिर्फ विंसेंट की पेंटिंग 4-6 पेंटिंग्स में गया था यूएसए देखने के लिए। मैंने वाशिंगटन मतलब न्यूयॉर्क से वाशिंगटन गया सिर्फ गैलरी देखने के लिए। सके वो बात अलग है, किसी और दिन बात करेंगे या कोई। तो ऐसे करके अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, मेरा कहने का मतलब। तभी अगर आप किसी चीज को पाने की इच्छा करते हैं, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं कह रहा हूं आप खुदा हो, आपकी अपने अंदर की उस चीजों को ढूंढने, अब निकालना पड़ेगा आपको। मतलब आपके हम सबके अंदर में वो एक एनर्जी है, दैट एनर्जी, वो इट्स लाइक इट्स लाइक एन एटॉमिक एनर्जी, जो न्यूक्लियर एनर्जी की तरह बर्स्ट कर सकता है। अगर आप सही रास्ते में लगा दें, इट विल क्रिएट वंडर्स। अगर गलत रास्ते में कर दे तो आप पता नहीं, यू विल एंड, मतलब आप बर्बाद हो सकते हो। तो आपको एक स्टोरी मैंने पढ़ा बाद में, मुझे लगा कि अरे यार इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शिव जी की जटा से में गंगा निकला, हम सब जानते हैं। हरिद्वार में शिव जी की जटा से गंगा आसमान से निकले, भागीरथ लेके आया था। तो शिव जी की जटा से क्यों निकला, किसी दूसरे की देवी देवताओं की जटा से क्यों नहीं निकला? शिव ने
गंगा जब वहां से स्वर्ग से आई तो छलांग लगाई आसमान से, तो अगर जमीन पे डायरेक्ट गिरेगी तो वो पातालगामी हो जाएगी, तो लोगों के हम्म उपकार को नहीं कर सकता। तो हम्म इतनी फोर्स थी, चली जाती सीधा, चली जाती। तो शिव ने उसको धारण किया, एंड वहां से उसने फ्लो, उसको एक ट्यून दिया उन्होंने। वाह तो फिर वाह। द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, उसको उन्होंने लाइफ दी, ताकि चैनलाइज किया ना, वो एनर्जी को उन्होंने धारण किया और एनर्जी को अपने ढंग से यस उन्होंने यस। उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। अ, तो गंगा हमारे सबके प्राण का आधार है। तो ये स्टोरी हमने पढ़ा है, बट इस स्टोरी को मैं अपने साथ जोड़ के देखता हूँ। वो एनर्जी, जो एनर्जी अगर हम धारण करने का क्षमता नहीं है, अगर नहीं होगा, या अपने आप को पात्र बनाना पड़ेगा, पात्र बनाना पड़ेगा। वो जो ईश्वर ने हमें जो एनर्जी दी है, उस एनर्जी को धारण करने के लिए वी मस्ट बिकम ए कंटेनर। वो एक पात्र, जो हमारे नाट्यशास्त्र में कहा गया है, पात्र बनना तो पड़ेगा चरित्र को धारण करने के लिए। वरना अगर आप अपात्र हो, एक कुपात्र बनोगे, तो आप उसको धारण नहीं कर सकते, वो आपको बर्बाद करके जाएगा। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग शराब में मर जाते हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स, बहुत अच्छे यस पेंटर्स, यस यस बर्बाद हो जाते हैं। यस। क्योंकि ये मेरी एनालिसिस है, क्योंकि वो उसको पचा नहीं पाते हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, या अपने आप वो पात्र नहीं बन पाते हैं। वो तो तो ईश्वर ने तो उनको वो चीज तो दिया है, जिसको समाज के कल्याण के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, हमें एक अस्त्र दिया है। उस अस्त्र को हम अपने ऊपर, वो उल्टा वार हो जाता है और खुद का गर्दन काट देगा। तो इसलिए वन शुड बी वेरी केयरफुल। जब वो सब सब आदमी के अंदर में वो एनर्जी है, और उसको अगर आपने पहचाना, देन बिकम ए पात्र, कंटेनर बनना पड़ता है। वो कंटेनर बनने के लिए हमें साधना करना पड़ेगा, ऐसा नहीं तो नहीं हो सकता। तो यही एक कारण है। उसके बाद एनएसडी कंप्लीट करने के बाद, अब मैं क्या बात करूं, मैं भोपाल चला गया, कुछ दिन शिला भाटिया की रेपर्टरी में काम किए। शिला जी में, आप जानते होंगे, दिल्ली आर्ट थिएटर, जी बिल्कुल। जब जी पास कर लिए थे, तो फ्रीलांसिंग के लिए कोई कुछ नहीं था, कोई काम नहीं था। अब ये भी हमने एनएसडी क्यों किया, ये भी नहीं कह सकते। हमारा पास कोई उसका कारण नहीं था कि तुमने एनएसडी किया बॉम्बे जाने के लिए या उड़िया फिल्म इंडस्ट्री में करने के लिए। मैं बिल्कुल ने डिसाइड नहीं किया था, एक जुनून की वजह से मैंने यहाँ तक आके पहुंच गया था। तब अब क्या है कि जब प्रैक्टिकलिटी आई, तो पास आउट किए, तो आपको रोजी फैमिली भी हो चुका था तब, तो घर संसार चलाना पड़ेगा, पैसे चाहिए, क्या करें। हम्म कुछ दिन के लिए मैं एनसीईआरटी में जॉब किया था, फ्लोर मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर, वो याद नहीं है। 26 रुपए 50 पैसे पर डे मुझे मिलता था। दो चार चार 6 महीने काम किया, पर अल्टीमेटली मैंने उस नौकरी छोड़ दी। मैंने कहा ये मेरी बस की बात नहीं है, मैं क्लर्क नहीं बन सकता, क्योंकि लॉग बुक मेंटेन करना है। प्रोड्यूसर अपना हम्म एजुकेशनल टेलीविजन था, हालांकि टीचिंग के लिए वो डिस्टेंट एजुकेशन, एनसीईआरटी का एक ब्रांच है, सीआईई, हम्म। बट वो क्या है, अल्टीमेटली काम जो है क्लरिकल वर्क है। मतलब आप लॉग बुक पकड़ के प्रोड्यूसर के पीछे घूमो, शॉर्ट लिखो, मैं नहीं कर सकता था। तो इसलिए मेरी थोड़ी सी लड़ाई भी हुई। वो ऑब्वियसली, क्योंकि हम चाहते थे कुछ क्रिएटिव। अब जब बोल दिए प्रोड्यूसर को, तो प्रोड्यूसर बोल रहा है तू कितना जानता है फिल्म शूटिंग के बारे में। तो एक दिन गुस्सा आया था, मैंने कहा ऐसी की तैसी, मुझे नहीं करना है नौकरी। फेंक दिए थे, फाइल भी उठा के फेंका था उस दिन। मैं बहुत गुस्सेल था, अभी भी हूं। और गुस्सा, अ, लोग कहते हैं कि ये गुस्सा तुझे बर्बाद किया है। मैं बहुत गुस्सेल था। मैं अभी थोड़ा कंट्रोल हुआ है, बट अब जो मेरे अंडर में जो स्टूडेंट्स काम किए हैं, आप जानते हैं कि सत्या जी कितने गुस्सेल हैं। अभी बिल्कुल कंट्रोल हुआ है उम्र के साथ साथ, बट मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी है। मैंने मतलब प्रैक्टिस के तौर पर कुछ महीनों मैंने कहा कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा। एक दो प्रोडक्शन मैंने किया, मैंने कहा बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा, चुपचाप बैठूंगा। और मैंने देखा वो प्ले फ्लॉप हुए। इसके कारण क्या है कि मैं चिल्लाता हूँ, कपड़ा फाड़ता हूँ, नाचता हूँ, कूदता हूँ ना, वो एनर्जी एक्टर्स तक चला जाता है, ओह वो वाह। ट्रांसमिट होता है ना, यस तो वो यस। कहीं वहां जाके काम करता है, मुझे बर्बाद करता है, बट प्रोडक्शन तो अच्छा इसीलिए वहां भी मेरी गुस्सा था कि मैंने फाइल उठा के फेंका था प्रोड्यूसर पे। और प्रोड्यूसर मुझे बाद में दिल्ली में कई साल के बाद मुझे एक दिन मिले, 20-25 साल के बाद एक दिन मिले, और पहचान नहीं पाया मैंने, पर वो मुझे पहचान लिया। बोले किधर आइए। तो मैं फ्रीलांसिंग करता था। बोले कि याद तुमने मेरे ऊपर फाइल फेंका था, हंस के बोले। मैंने कहा कि हाँ अच्छा आप है। बोले कि मैंने बोला क्या कर रहे हो? बोले रिटायर हो चुका हूँ, घर पे हूँ, समझ रहे हैं ना। तो वहां से मैंने अ, दिल्ली आर्ट ज्वाइन किया।
दिल्ली आर्ट थिएटर में भी ऐसे ही घूमते घामते, कनॉट प्लेस में काम नहीं था। एक मैं सिगरेट पीता था पहले, अब तो बिल्कुल 2005 के बाद मैंने सिगरेट पे हाथ नहीं लगाया, मैंने छोड़ दिया बिल्कुल। वो भी है कि छोड़ना मतलब छोड़ना है। मैं बहुत पीता था तब, बीड़ी पीता था, सिगरेट वाह! पीता था। वाह! अ, तो एक दिन सिगरेट पीने के लिए दिल्ली आर्ट थिएटर के नीचे ऐसे ही घूमता रहता था मैं। तो कनॉट प्लेस में, शंकर मार्केट में घूम रहा था, सिगरेट जलाया, सुलगाया, दीवार में एक लिखा था टेक्नीशियन रिक्वायर्ड, दिल्ली आर्ट थिएटर। तो मैं ऊपर चला गया शिलाजी से मिलने के लिए। तो शिलाजी जी, से बातचीत हुई, उनके बाद मैं वहां पर एज ए डिजाइनर मैंने रहा उनका पहला। शिलाजी ने मुझे पहला काम दिया दिल्ली थिएटर में एज ए डिजाइनर। बाद में मैंने उस रेपर्टरी के लिए 2 नाटक डायरेक्ट भी किया। बट स्टार्टिंग किया था तेरे मेरे लेख, पंजाबी अपेरा, मद्दी मिली, मदन मदन वाला सिंधु जी। और शिलाजी हाली, ये सब थे। तो उन्होंने मेरे इंटरव्यू लिए थे, हालांकि क्या इंटरव्यू लेंगे, बोले कि हाँ तुम सिलेक्ट हो गए। 5 रुपए महीने को तनख्वाह मिलता था। और डिजाइन करने के लिए मैंने किया ब्लड वेडिंग, पहला प्ले उनके वाओ! ब्लड वेडिंग कहानी में। लौरिका, लौरिका, हाँ, ऑसम! प्ले तो उसमें डिजाइन किया था कमानी में। ये मेरा पहला सेट डिजाइन दिल्ली थिएटर में 84 83 या 84 में। तो चर्चा में आ गया, चर्चा में आ गया। यंग डिजाइनर एक नया, एक रेडिकल वर्क करता है, कुछ नए कंटेम्पररी तरीके काम हो रहा है, उस समय के लिए बड़ा आधुनिक अत्याधुनिक था। तो एक दो प्ले में और भी मिलना काम शुरू हो गया। थोड़े बहुत फ्रीलांसिंग करके पैसे आ गए। तो राजेंद्र गुप्ता, और जी। राजेंद्र गुप्ता जी आप जानते हैं, बड़े एक्टर हैं। गुप्ता जी, जी जी। के साथ मेरा संबंध अच्छा था। गुप्ता जी ने एक प्ले किया था मंजर थिएटर में, दिल्ली में होता था, जो प्रगति मैदान में एक थिएटर था, तो वहां मैं उनका एक प्ले में डिजाइन किया था। मुझे प्ले का नाम याद नहीं आ रहा है। पर गुप्ता जी भोपाल में भारत भवन में एक प्ले वही प्ले ब्लड वेडिंग कर रहे थे, हुँ, हुँ। बट इन ए रियलिस्टिक वे। तो शिलाजी ऑपेरा पंजाबी ऑपेरा गायक में किया था। तो राजेंद्र गुप्ता जब कर रहे थे एक दिन, मुझे कारण जी मंडी हाउस में मिले, बोले कि कर क्या रहे हो। मैंने कहा कि कुछ काम तो है नहीं और शिलाजी के पास कुछ करता हूँ। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, तुम गुप्ता के साथ जाके काम करो, गुप्ता बोल रहा था तुम्हारे बारे में। तो मैंने कहा क्या करना है, बोले कि उसका प्ले में डिजाइन करो, तुम भोपाल चले जाओ। तो मैं तो, मेरे पास कुछ काम तो था नहीं। शिलाजी के पास क्या होता था कि मैं दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होती थी, एक नाटक जब होता था तब मैं जाके डिजाइन करता था। पहले पैसे महीने को 500 रुपये मिल जाते थे। तो फिर करण जी ने मुझे कहा कि भोपाल पहुंचो। मैंने थोड़ा सा ऐसा ऐसा हुआ, तो उनको लगा कि इसके पास पैसे नहीं होंगे, तो उन्होंने मुझे 1000 रुपये दी। तो हाँ। बोले कि ट्रेन का टिकट के लिए दे रहा हूँ और बाकी तुम्हारा खर्चा पानी जो होगा तो हिसाब दे देना सर, ये मतलब क्योंकि ऑफिशियल पैसा है। तो मैं हुँ। पहुंचा भारत भवन। और भारत भवन तब कॉम्प्लेक्स नया ओपन हुआ था। तो वहाँ प्ले में गुप्ता जी के, राजेंद्र गुप्ता के प्ले में डायरेक्ट डिजाइन किया। डिजाइन करने के बाद 1 महीना 2 महीना करीब रहा वहां पे। कारण जी मुझे बोले, जब खत्म हो गया काम, मैं वापस आ रहा था, कारण जी मुझे बोले मेरे पास, बोले सचमुच चले जाओगे। मुझे वो बात आज भी लगा इतनी, जिस आदमी से मैं इतना डरता था, बहुत डरते थे, वो इतने प्यार से मुझे कैसे बोल रहा है। मतलब ऐसे मुझे बोला जैसे मेरे कोई बाप माँ या कोई मुझे मेरे इतना केयर रखने वाला। बोले तुम सचमुच चले जाओगे। मैंने कहा बाबा नहीं, मुझे जाना तो होगा। बोले नहीं, रुक जाओ। हाँ। मैं अब बात नहीं कर पाया, मैं 6 साल रुक गया मैडम। 6 साल में भारत भवन में, उसके बाद मैं गया ही नहीं दिल्ली। दिल्ली वापस जाना संभव नहीं हुआ। करण जी ने मुझे बोले कि तुमको जितना तनख्वाह सबसे जो बड़ा एक्टर है जिसको रेपर्टरी में जितना मिलता है उससे 100 रुपये ज्यादा दूंगा। तो बड़ा एक्टर जो था वो जावेद भाई वगैरह थे, विभा थी, विभा मिश्रा। और फोक एक्टर में द्वारिका प्रसाद थे। सबसे हाईएस्ट पेमेंट लेने वाले, 1000 रुपये उनको मिलता था महीने को। तो करण जी ने मुझे 1100 रुपये दिए। हाँ। तो वो जो बढ़ते 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 6 साल में करीब 3000 हो गया था। बट जो भी है, भारत भवन में रहना मेरे लिए एक वरदान हुआ। एक तो पहली बात, कारण जी को बहुत बारीकी से देखना, उनको ऑब्जर्व करना, क्योंकि वो डायरेक्टर थे भारत भवन का, एनएसडी छोड़ दिए थे। तो वो जी, जी। उनकी काम की शैली को देखना, उनको समझना, संगीत के पक्ष को समझना सबसे बड़ी चीज है। एक दिन मैंने कहा कि मैं तो डिजाइनिंग के लिए आपके यहाँ पर आया रहा हूँ, तो मुझे म्यूजिक क्लास क्या करना है। तारा जी ने इतनी बड़ी बात कह दी मैडम, उसके बाद कोई भी स्टूडेंट मुरीद हो जाएगा उनका।
उन्होंने कहा कि तुम कुछ भी करो, हर चीज का एंड संगीत में होता है। अगर तुम यस, पेंटिंग करो, थिएटर करो, यस, तुम पान की दुकान खोलो, तुम वो सर्कस में जाके मतलब जोकर बन जाओ, क्लर्क वाह! ऑफिस में बाबू बन जाओ, हर चीज का अंत जो होता है लय और ताल में एंड होता है, नहीं तो वो कनेक्ट नहीं हो पाओगे। और ये उस ट्रू। वक्त इतना समझ में नहीं आया था, आज मैं समझता हूँ किस कनेक्शन की बात करते थे बाबा। तो बोले कि तुम्हारे डिजाइनिंग में लाइट्स में ये दो काम मैं करने के लिए वहां पर था, से डिजाइन एंड लाइटिंग डिजाइन। बोले कि दोनों में लय इतना महत्वपूर्ण है, बिना लय में तुम कर ही नहीं पाओगे, संगीत को ढूंढो उसके अंदर। तो इसीलिए म्यूजिक क्लास अटेंड करो। मैंने पूरा 2-3 साल करीब करण जी, बाद में थोड़ा उनके साथ प्रॉब्लम्स हुआ, डिस्टर्ब रहे, बट 2-3 साल और रेगुलर क्लास लेते थे। मैं हर क्लास अटेंड किया उनका। गा नहीं पाता, मैं आज भी गा नहीं पाता। मतलब आई एम ए बाथरूम सिंगर और फोक सिंगर था थोड़ा बहुत, बट नाटक की संगीत धीरे धीरे उनके साथ रहते प्रैक्टिस हुआ, बट मैं उसकी बारीकी को समझने लगा। अच्छा, वन इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ से मेरे साथ हुआ कि एक तो बहुत इंटरनेशनल लेवल की, मैं पीटर ब्रूक का साथ काम किया वहां पे। पीटर ब्रूक, फ्रिट्स बेनेबिट्स, बैरी जॉन, जो मतलब विदेश के, अच्छा जॉन मार्टिन, फिर और भी बहुत सारे लोग, नाम याद नहीं आ रहा है, रिचर्ड शेकनर, इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। प्लस एक फायदा क्या हुआ कि भारत भवन आर्ट कॉम्प्लेक्स में सारी कलाएं हैं। मेरे लिए खजाना था आर्ट गैलरी, रूपंकर आर्ट गैलरी, पेंटिंग सेक्शन। तो वहां पर पेंटिंग सीखना, पेंटिंग करना एक हाँ, मतलब मेरा तो दूसरा प्रोफेशन हो गया। तो पेंटिंग सेल आउट थोड़ा बहुत होने लगा था उस समय, भले ही बहुत कम में होता था, कहीं एग्जीबिशन में लगा दिए तो थोड़ा रोजगार का दूसरा ये होता था। तो मैंने जे स्वामीनाथन, बहुत बड़े पेंटर है, उनसे मैंने उनके पास खड़े होकर उनके ब्रश साफ करना शुरू किया था, कि उनसे पेंटिंग सीखना, उनकी बारीकियों को समझना। और अशोक वाजपेयी के पास बैठकर कविता सुनना। वाह! आज्ञे जी अक्सर आते थे, तो वाओ! उनसे कविता सुनना। और बाबा नागार्जुन को सुनना, मल्लिकार्जुन मंसूर और वाओ! कुमार गंधर्व, इनकी गायकी सुनना मैडम। अ, और सोनल मानसिंह का डांस परफॉर्मेंस देखेंगे, एवरी टाइम वहां पर एक्टिविटीज होता था, ये लोग आते रहते थे। तो एक पर्सनल रिलेशनशिप भी डेवलप हुआ। तो वर्सटैलिटी, जो एक आपकी कला, अगर आप इंडिविजुअल, सिर्फ आप एक्टर हो और सिर्फ आप एक्टिंग करो और बाकी चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होगा, यू विल एंड योर सेल्फ इन ए क्लर्क। यस, आप आर्टिस्ट नहीं बन एग्ज़ैक्टली। सकते, आप क्राफ्ट्समैन बन के रहा। आर्ट तभी संभव होगा जो उसके डायमेंशंस होंगे, जब वो हुँ, उसकी आयाम बढ़ेगा। तो भारत हुँ, भवन एक मेरे लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट रहा जो मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को उसके बाद रखता हूँ। अगर मैं वाह! एनएसडी नहीं गया था तो भी मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर भारत भवन में अगर शुरू से चला जाता तो भारत भवन एक ऐसा संस्था मिला जहां आपको प्रैक्टिस के साथ इतनी सारी जो आयाम, पेंटिंग, पोएट्री, स्कल्पचर मेकिंग, सेरामिक्स, ग्राफिक डांस। डिजाइनिंग, डांस, म्यूजिक, माय गॉड, ये 6 साल तो मेरा ऐसे में 6 साल ट्रेनिंग जो लिया वहां पे, प्रैक्टिक थिएटर की प्रैक्टिकलिटी में आपको लाइट्स, हम एनएसडी में तो जो पढ़े थे प्रैक्टिस में उसको तभी लगा पाएंगे जब मौका मिलेगा। यहाँ पर मुझे सारे मौका मिल गए। छोटे गांव में जाके 3 फेज लाइन कैसे पोल से लेके आओगे, चढ़ के सीढ़ी पे चढ़ के टावर में लाइट बांधो, 3 फेज कनेक्शन दो, डिमर डिस्ट्रीब्यूशन करो, क्योंकि डिमर फूक जाता है। अगर आप 4 एम्पियर का डिमर है और उसमें आप 2000 वाट से ज्यादा दे दोगे, वो फूक जाएगा। तो ये हम कई डिमर फूक के ये बात जाने, और उसके लिए पेमेंट भी करना पड़ा। डिमर फूकने के बाद पता चलता है कि क्यों फूका, और उसके लिए पेनल्टी भरना पड़ा। कई बार हमारी जेब से भी गया, रिपेयरिंग करके दो। तो इससे क्या कि सीखने की मौका मिला। और टीम एक्टिविटीज, जो वहां पर जो 30 लोग थे उस समय, तो उनके साथ रह के, क्योंकि कारांजी का जो कंसेप्ट था उसमें अर्बन एक्टर या हम लोग हमारे जैसे मतलब ट्रेन थिएटर पर्सनालिटीज, ट्रेंड लोग, और कुछ अनट्रेंड एमेच्योर एक्टर्स, और इसके अलावा फोक आर्टिस्ट, ये तीनों को मिलाकर वो रेपर्टरी थी। तो एक दूसरे से सीखने के लिए वो बनाया गया था। तो वहां पर लोगों से जो इंटरेक्शन हुई, और अलग अलग बोलियों में, अलग अलग भाषा में, मतलब हिंदी के अलावा और भी भाषा है, हमें नहीं मालूम था, बुंदेली है, छत्तीसगढ़ी है, मालवी है,
और भी डायलेक्ट्स बहुत सारे हैं। तो मध्य प्रदेश में तो 3-4 भाषा में होता है। तो इसमें मृच्छकटिकम जैसे नाटक को आप मालवी भाषा में कर रहे हैं और कान में एक दूसरी रिदम गिर रहा है, भले आप उसको डिजाइन करो वो रिफ्लेक्ट करेगा उसमें। तो ऐसे करके मेरी विजुअल सेंस वहां पर डेवलप हुआ। संगीत को धीरे धीरे मैं देखने की कोशिश किया। संगीत कान में सुनते हैं, आई जस्ट स्टार्टेड मतलब विजुअलाइजिंग पोएट्री और म्यूजिक थ्रू माय आईज। और वो संगीत मुझे अपनी डिजाइन में नजर आई। मेरी सीढ़ी मतलब जो स्टेयरकेस है या पिलर्स है या फ्लैट्स है या वेयर फ्लोर भी हो, एक्टर्स के कॉस्ट्यूम में, लाइटिंग फ्लो में, ये रिदम और ये लय और ताल मुझे धीरे धीरे वो आंखें जैसे मतलब बच्चे का आंख धीरे धीरे खुलता है, ऐसे मुझे 90 के आसपास तो धीरे धीरे खोलने की कोशिश किया। तब अब आज आके फिर उसके बाद हम छोड़ के टीआई में आए। टीआई में 2-3 साल काम किया, दिल्ली में फ्रीलांसिंग किए, ऑलमोस्ट 15 साल फ्रीलांसिंग के। फ्रीलांसिंग के दरमियान कई बार मैं एनएसडी के अंदर विजिटिंग फैकल्टी, असाइनमेंट्स में गेस्ट फैकल्टी तो काम करता रहा। ये सब मिलाकर धीरे विजुअल का सेंस डेवलप हुआ और वर्कशॉप्स वगैरह करना, पढ़ाना, ये सब चीजें हाँ ये शुरू हुआ 90 के बाद। टीआई कंपनी में रहने के बाद ये पढ़ाने की प्रति ललक, बच्चों के साथ डायरेक्ट काम करना था। तो फिर हम जब टीआई छोड़ दिए, वर्कशॉप में पढ़ाना, तो क्या क्या सब्जेक्ट में पढ़ा सकता हूँ ये भी एक बात आई। तो एक दिन अंकुर जी साहब किए, तुम क्या अंकुर जी एक्सटेंशन का प्रोफेसर थे तो एनएसडी में, तो वो मुझे अक्सर भेजते थे वर्कशॉप्स में। तो उन्होंने मुझे कहा तुम क्या पढ़ा सकते हो। मैंने कहा कि आप बताइए, मैं आप तो मुझे मेरे से ज्यादा जानते हो, तो आप खुद बताओ कि क्या सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो। तो उन्होंने एक दिन एक लिस्ट बनाया कि 8 सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, 8 सब्जेक्ट इन थिएटर: आर्किटेक्चर, थिएटर डिजाइन, लाइटिंग, प्ले डायरेक्शन, लिटरेचर, मास्क मेकिंग, मास्क एंड प्रॉपर्टी मेकिंग एंड टू सम एक्सटेंड एक्टिंग, टोटल 8 सब्जेक्ट। तो उन्होंने कहा कि फिर तो तुम एसेट हो सकते हो एजुकेशन को, अगर तुम अडॉप्ट करोगे यू कैन बिकम एन एसेट टू इंडियन थिएटर। तो अंकुर जी मेरे अंदर में, क्योंकि वो लिखने पढ़ने वाला बंदा था, तो मेरी माइंड के अंदर में उन्होंने वो बीज डाला जो प्रैक्टिस के साथ साथ एकेडमिक्स को अडॉप्ट करने के लिए। क्योंकि उन्होंने मुझे भेजने की, बहुत जगह भेजते थे, तो भेजने से आप जब काम मिल जाता है वर्कशॉप्स में तो आप पढ़ाते हो और धीरे धीरे हम उसको फिर फॉर्मलाइज करते हैं, कोडिफाई करते हैं सब्जेक्ट को। अच्छा, मैं जब फिर फाइनली मैं अपने आप को पहले बहुत सारे वर्कशॉप में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाता था, फिर मैंने अपने आप को स्पेशलाइज करने की कोशिश की। क्या पढ़ा, मतलब जो बाकी टीचर पढ़ा नहीं सकता है वो चीज में, सो दैट यू बिकम इंडिस्पेंसेबल। करण जी का एक बात मुझे हमेशा याद आता है, हमेशा कहते थे, इन थिएटर यू मस्ट बी ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। यू मस्ट इन इंडियन थिएटर यू मस्ट बी ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। कहीं जरूरत पड़े आप एक्टिंग कर लो, कहीं जरूरत पड़े डिजाइन कर लो, कहीं जरूरत पड़े डायरेक्ट कर लो, बट यू मस्ट बी ए मास्टर ऑफ वन एटलीस्ट। मास्टर ऑफ नन वाली बात नहीं है, मास्टर ऑफ वन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ वन। तो एक में अगर आपकी मास्टरी है, चाहे वो जूता सिलाई क्यों ना हो, मतलब शू मेकिंग या हैट मेकिंग क्यों ना हो, एक टोपी सिलना या जूता सिलना तक भी क्यों ना हो, और वो काम जब आएगा वो आपको ही याद करेगा, दूसरे किसी को बुलाएगा नहीं, देन ओनली यू विल बी सक्सेसफुल इन फ्रीलांसिंग। तो मैंने फिर अपने इतने सारे काम करता था, मैंने फिर डिसाइड किया किस सब्जेक्ट में मेरी दक्षता या एक्सपर्टाइज हो सकता है। तब ये 90s में मैंने ये चीज ढूंढा मेरे अंदर में, मास्क मेकिंग या डिजाइनिंग की सारी एस्पेक्ट्स। लाइटिंग मैंने धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश की, क्योंकि लाइट्स तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जिस चीज में कोई कर नहीं रहा है। प्रॉपर्टी मेकिंग, मास्क मेकिंग, सेट डिजाइन, सिविक डिजाइन, ये 3 सब, एंड डायरेक्शन वो तो रेयर मिलता था पढ़ाने के लिए। तो ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए फिर मैं मैक्सिमम वर्कशॉप किया और मेरे अंदर में विजुअल का सेंस डेवलप हुआ। करण जी की म्यूजिक, मैंने आपको जैसे कहा था, म्यूजिक धीरे धीरे देखना की शुरू की थी, तो म्यूजिक से मेरी विजुअल सेंस, तो बाबा से मैं बहुत इंस्पायर्ड रहा हूँ, करण जी से। तो शुरुआत हुई थी हमारी आपस में लड़ाई से, और एंड जो हुआ पिता पुत्र के रिश्ते से वो समाप्त हुआ। तो करण जी हमेशा कहते थे कि मुझे कहते थे पर्टिकुलरली, तुम एक चीज याद रखना कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सोनिक एंड सिनिक। कैसे मतलब बात कर देते हैं, वो कैजुअली बोल देते हैं
और वो इतना महान हो जाता है अल्टीमेटली, मेरे जीवन का एक क्या कह सकते हैं, मतलब लाइफ लाइन बन जाती है। नो डिफरेंस बिटवीन सिनिक एंड सोनिक। समझ सोनिक मीन साउंड, सिनिक मीन्स विजुअल्स, जी। दृश्य। दृश्य और ध्वनि में कोई अंतर नहीं है, दोनों का मदर एक है, दोनों का आर्ट फैकल्टी एक है। तो एक स्रोत से तब उन्होंने मुझे कहा था तुम पेंटर्स को ऑब्जर्व करो, मोस्ट ऑफ द पेंटर्स दे आर म्यूजिशियंस। आप देखिए, आप खुद देखिए, मंजीत बाबा तबला बजाता है, हुसैन साहब गाते हैं, हम्म। नहीं तो नहीं होगा। तो हमारी ये क्या नाम है, जय स्वामीनाथन, इतने बड़े महान पेंटर, वो फोक धुन इतने सुंदर गाते हैं, फोक सॉन्ग्स। तो ये सब चीजें आप, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं, मेरी दृश्य में ध्वनि, मतलब ध्वनि जो दृश्य में बदलती है, तो ये दृश्य जो है मंच पर ना होकर दर्शक की मानस में बने, तब शायद मेरी डिजाइन कंप्लीट होगा। क्योंकि आप जब मंच पर कोई चीज निर्माण करते हो, वो तो चमड़े की आंख देखती है। तो ये जो दो आंखें हैं, ये तो मतलब पुतली है, शीशे की पुतली है, ये एक्चुअली आंखें नहीं है, आंख कहीं और है, उस आंख महसूस करे। तो हमने एक चीज अपनी थिएटर में मैंने निकाला कि इमेजिनरी विजुअल्स, जो विजुअल्स आप बना नहीं रहे हो, वो विजुअल्स दर्शक बना रहा है। ये जो मेरे इसके ऊपर मैं थ्योराइज किया चीजों को, तो आप तो एक हिंट्स देते हो। मैंने फिर इंडियन नाट्यशास्त्र को इस चीज को देखा। इंडियन नाट्यशास्त्र में अगर हम जाते हैं, आप देखेंगे कि अगर हमारी सारी चीजें एब्स्ट्रैक्शन है, एब्स्ट्रैक्शन में है, मुद्रा में है, ये वेस्टर्न में कहीं नहीं है। तो आप एक हाथ में धनुष और एक हाथ में तीर अगर लेता है डांसर, तो दो मुद्रा यूज करता है, और उस दोनों मुद्रा की बीच की या उसके भाव के माध्यम से हमें पता चलता है कि धनुष और बाण लेकर जा रहा है। और धनुष और बाण जो है, वो दृश्य में, वो कहीं विजुअल्स यहां नहीं बनती, मतलब विजुअल दर्शक के माइंड में बनता है, हमारी सामने नहीं होता, फिजिकली नहीं है। तो ऐसे चीजों को जब हमने ध्यान में लिया, तो इंडिकेशंस की तरफ चले गए। तो इंडिकेटिव विजुअल्स, इंटरैक्टिव विजुअल्स, तो स्पेस को लेकर बहुत सारे काम। तो ये सब मैं बाद में इसको डेवलप करता रहा, ये बिकॉज ऑफ माई एकेडमिक्स, ये एकेडमिक्स में चला जाने के बाद। तो प्रॉब्लम शुरू में क्या होता कि हमारे पास किताबें नहीं है। एक्चुअली देखा जाए इंडिया में देर इज नो बुक ऑन थिएटर डिजाइन, थिएटर डायरेक्ट, अभी डायरेक्शन को लेकर इंडियन प्ले को आप कैसे डिजाइन करोगे। वी कैनॉट, सडनली वी कैनॉट फॉलो द वेस्टर्न प्रिंसिपल्स ऑफ एवरी टाइम। हमारी अपनी भाषा होनी चाहिए। नाट्यशास्त्र के व्यतिरिक्त हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो नाट्यशास्त्र तो एक ट्रेडिशन है, पर कंटेम्पोररी लाइफ में जब हम एंटर करते हैं नाट्यशास्त्र को लेकर, क्या हम अपना थ्योरी क्रिएट कर सकते हैं, अपनी मतलब एक डायरेक्शन का प्रोसेस बन सकता है, एक मेथड क्रिएट हो सकता है। तो ये इसके ऊपर मैंने काम करने लगा। ऐसे दरमियान हुआ ऐसे कि एक बड़ी मेरे साथ ट्रेजेडी घटित हुआ। ट्रेजेडी इन द सेंस कोई ट्रेजेडी नहीं है, बट हाँ, अभिमान की बात आती है। मैं 2002 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 2002 में, यस, एनएसडी में लाइटिंग के लेक्चरर के लिए परमानेंट जॉब में मेरी अपॉइंटमेंट हो गया था। मैं 2 साल का एनएसडी में वो था प्रोबेशनरी पीरियड, 2004 में क्लियर हो जाता। 2 महीने बचे थे सिर्फ 2 महीने बचे थे, मुझे जॉब से निकाल दिया गया। पीछे रीजन कुछ भी रहे, मुझे उन्होंने, मतलब आप विश्वास करो, मैं तो अब तो, मैं पहले बोलने के लिए थोड़ी संकोच होता था, पर अब तो मैं बोलता हूँ, क्योंकि अब मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सच बात सच है। एनएसडी बहुत एक्सप्लॉइट किया, बहुत बुरी तरह से मुझे एक्सप्लॉइट किया। मेरी पूरी यूथ को उन्होंने निचोड़ के लिया है, बट एट द रिटर्न उसने कुछ नहीं दिया, मैंने हासिल किया, अलग बात है। स्कूल ने मुझे कुछ नहीं, मतलब मक्खी की जैसे निकाल देते हैं ना, इस तरीके निकाल दिए। और ये हमारे सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। जो फ्रीलांसर्स हैं, स्कूल के ऊपर डिपेंड करके काम करते हैं, उनकी ट्रेजेडी, अगर आप उनकी लाइफ की ट्रेजेडी देखेंगे, मेरे से भी बदतर स्थिति है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि किसी का अभिमान को ठेस पहुंच सकता है, बट इट्स ए फैक्ट। तो कुछ हुआ जिसकी वजह से स्कूल ऑफ ड्रामा ने मुझे, सिर्फ 2 महीना बचा था प्रोबेशन पूरा होने के लिए, मुझे प्रॉब्लम क्या था कि मैं किसी की पोस्ट के अगेंस्ट में आया था। somebody resigned
and वो post vacant हुआ, and an advertisement came in the newspaper, and I apply and I joined. अब प्रॉब्लम उसमें क्या हुआ कि जिस बंदे ने रिजाइन किया था, अब स्कूल ने डिसाइड किया उसको वापस ले ले। तब अब कोई विकल्प नहीं था, मुझे वापस सड़क पे आना था। ये क्यों किया गया वो तो वही जाने, वो उसके अथॉरिटी जाने, मैं इसका ऊपर कोई सवाल नहीं किया, मुझे जरूरत नहीं है। बट मैं इतना बुरी तरह से, क्योंकि आपका लाइफ सेटल हो जाता है, 2 साल आप जॉब में ऑलरेडी, मतलब फाइनली आप उस जगह पे मुकाम पे पहुंचते हैं जिसकी वजह से आप इतनी मेहनत करने के बाद स्कूल में आते हैं। तो मैं रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया, और मैंने वो जो मुझे लेटर में लिखा गया था ये जॉब इज टर्मिनेटेड, उस लेटर को गया डायरेक्टर के टेबल पे रखा, मैंने कहा व्हाई, गिव मी द आंसर। उनके पास भी कोई जवाब नहीं था, आंखें चुराने लगे थे मुझे उस दिन। तो मैंने उस दिन, मैं अपर हैंड में था, वो नीचे था वो आदमी। मैंने कहा कि स्कूल ऑफ ड्रामा का मैं शकल तक अब देखूंगा नहीं, आई नेवर कम टू दिस इंस्टीट्यूशन। अब क्योंकि पाप की घड़ा बहुत भर चुका है तुम्हारी, ऑलरेडी इतना मतलब जिंदगी के करने वाला आप आके 40-45 साल की उम्र में जॉब आपको मिलता है, और उसमें से थिएटर में कितने लोगों को नौकरी मिलता है, अगर मिल गया तो उसको निकालना नहीं चाहिए, अगर किया है तो ठीक है, आपकी जिंदगी आपकी, मेरी जिंदगी मेरी, मैं स्कूल से कोई संपर्क नहीं रखूंगा। उसके बाद एक्चुअली मतलब मुझे बहुत झकझोर दिया था, क्योंकि नेचुरली जो उस समय सैलरी मिलता था उससे घर चलता था, फ्रीलांसिंग ऑलमोस्ट मैं बंद कर दिया था। तो मैं फरीदाबाद में एक इंस्टीट्यूट ओपन किया मेरे एक दोस्त के साथ मिलकर कि एक्टिंग स्कूल एक ओपन किया, बट उस 6 महीने करीब मैंने उसको चलाया, मुझे 20,000 रुपये तनख्वाह वो देते थे। बट वो भी मैंने देखा कि ये मेरी बस की बात नहीं है कि सिनेमा के लिए एक्टर्स को क्या तैयार करना है। तो उसके बाद फिर मैं देख रहा था इधर उधर न्यूज़पेपर में, एक दिन एडवर्टाइजमेंट आया, एक देखा मैंने कि पटियाला यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में लेक्चर पोस्ट निकला है, तो आई अप्लाइड फॉर दैट। यूजीसी का है, मैंने उसके लिए अप्लाई किया, बट इंटरव्यू देने के लिए भी उन्होंने मुझे बुला लिए, पर मेरी इंटरव्यू नहीं लिए। और मैं सुबह से शाम तक वहां बैठा रहा, और शाम को जब इंटरव्यू खत्म हो चुका है, सब चले गए, मैं जब पूछा अल्टीमेटली, जब क्यों नहीं बुला रहा है कि इंटरव्यू खत्म हो गया है, तो किसी ने कहा कि जस्ट मीट योर वाइस चांसलर। वाइस चांसलर थे बोप्पा राव नाम के एक सज्जन थे, उनका नाम था बोप्पा राव, पंजाबी हैं, रिटायर्ड, शायद रिटायर्ड आईएएस होंगे जो वहां वीसी थे। तो बोप्पा राव साहब ने मुझे कहा कि बेटा तुम्हारे पास नेट क्वालिफिकेशन नहीं है। तो आई आस्क्ड हिम व्हाट इज नेट। तो उन्होंने कहा कि हंस दिए, बोले कि तुम यूजीसी के जॉब के लिए आए हो, तुम्हें नेट नहीं पता। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं, सीरियसली नहीं पता। बोले कि उन्होंने नेशनल एजुकेशनल टेस्टिंग, एनईटी नेट, तो एजुकेशन में आप नेट होगा, तो आप नेट क्लियर कर देते तो शायद हम आपको रख लेते। तो मैंने पूछा कि नेट कैसे देता है, देख वो मतलब एक बिल्कुल बच्चे की तरह मैं उसको पूछ रहा हूँ, जबकि मुझे नहीं पूछना चाहता। उन्होंने कहा कि हंसे, वो बोले कि ऐसा करो, फॉर्म एक अभी आजकल मिल रहा है, फॉर्म 10 रुपए देके खरीद लो एंड अप्लाई फॉर ए नेट, और नेट अगर तुम्हारा क्लियर होता है, आई प्रॉमिस आई विल गिव ए जॉब। मैंने नेट फॉर्म खरीदा, और उसके लिए पढ़ना पड़ता है क्या, मेरे पास टाइम ही कहाँ था, फ्रीलांसिंग करते वक्त अब क्या पढ़े। तो एक फर्स्ट पेपर जो था वो जनरल पेपर, मैंने गुप्ता का कोई किताब होता है, गुप्ता एंड गुप्ता, तो उसमें लॉजिक वगैरह होते हैं, तो वो कॉमन पेपर होता है, वो थोड़ा सा मैंने उसको प्रैक्टिस किया था, बाकी थिएटर की किताब नहीं पढ़ी थी। नेट एग्जाम दे दिया एंड भूल गया। उसके बाद 6 महीने के बाद रिजल्ट आया, क्लियर ऑफ द नेट, पहले गो में नेट क्लियर किया था मैंने, और विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट एनी प्रिपरेशन, क्योंकि मैंने नेट क्लियर करना, वाओ वाओ। सो देखिए, मुझे ये, अगर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा उस समय अगर हमें ये बात बताता, क्योंकि हमारे टीचर्स को भी नहीं मालूम ये बातें, जो एनएसडी में टीचर्स प्रोफेसर है उनको भी नहीं पता नेट क्या है। अब ये मेरा पहला सीढ़ी है जो फॉर्मल एजुकेशन फील्ड में एंटर करने का। मैंने नेट क्लियर करते ही आई वेंट टू दैट वाइस चांसलर, मैंने कहा सर आई क्लियर ऑफ द नेट, में इंटरनेट में वो निकाल के लेके गया था रिजल्ट शीट, तो मैंने उनको दिखाया, वो खड़े हो गया, बोले कि एक ही गो में क्लियर कर लिया क्या। मैंने कहा ये सर, बोले क्या लिखा। मैंने कहा मैंने जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वही लिखा, मैंने पढ़ा नहीं। उन्होंने बोले यार ये जीनियस, ये मुझे बोला था उसने, बोला कि तुम्हें तो जॉब तो देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे एक नौकरी दी। नेक्स्ट डे तो नौकरी क्या था,
प्रोड्यूसर EMMRC, मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, जो पटियाला यूनिवर्सिटी में ही रन होता है। वो एजुकेशनल मतलब दूर कहते हैं फार डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम्स होता है। आप शूट करेंगे और उसको करेंगे, उसका प्रोड्यूसर, इससे इक्विवेलेंट पोस्ट है प्रोफेसर लेक्चरर। बोले कि अभी तुम्हारे थिएटर डिपार्टमेंट में लेक्चर पोस्ट नहीं है, जब वैकेंट निकलेगा तो हम उधर शिफ्ट कर देंगे, तुम अभी यहाँ पर रहो। तो मैंने तो ज्वाइन किया, बट मुझे लगा कि मैं गलत जगह पे यहाँ पर आया, क्योंकि टेलीविजन से मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट नहीं था। मैं आपको बताया शुरू में छोड़ा था, फिर भी मैंने 6 महीना करीब करने के बाद उस नौकरी को छोड़ा। और इन द मीन टाइम मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पेपर में ऐड आया था, तो आई अगेन फाउंड, ये 2005 या 6 की बात है, तो वहां पर एडवर्टाइजमेंट निकला था, एसोसिएट प्रोफेसर सिनोग्राफी। क्वालिफिकेशन उसमें जो था मैं उसको फुलफिल नहीं कर रहा था, बट उसमें एक अल्टरनेट क्वालिफिकेशन था। पहला क्वालिफिकेशन था कि यू मस्ट बी, मतलब आपका एकेडमिकली 55% मार्क इन वो जैसे होता है, एंड मस्ट बी नेट एंड PhD। मेरे पास PhD डिग्री नहीं है। और अदरवाइज इसका अल्टरनेट प्रोफेशन क्या था, था कि एमिनेंट थिएटर पर्सनालिटी with 12 years practical experience and presenting paper in national and international conference and seminars। मेरी फॉरेन मतलब आई मीन विदेश में बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में अटेंड कर चुका था, वर्कशॉप कर चुका था मैं। 2006 तक मैं 5-6 कंट्री में प्रोडक्शन प्लेस भी डायरेक्ट कर चुका था। तो ये मेरे पास ये एक्सपीरियंस था, तो उसके बिहाफ में मैंने अप्लाई किया। बट यहाँ पर एक बात आई कि PhD मेरे पास क्यों नहीं है, होना चाहिए ना। तो ये देखिए मुझे, Oh my God, oh my God, wow, just wow, सिचुएशन awesome. आपको लीड करता है। मैं देखा कि एक क्वालिफिकेशन के लिए, एक एसोसिएट सीनियर पोस्ट के लिए PhD कंपलसरी है। Yes, लेक्चर के लिए तो PhD की जरूरत है, नेट वाज कंपलसरी था, तो वो मैंने क्लियर कर लिया। अब नाउ आई एम अप्लाइंग फॉर ए एसोसिएट प्रोफेसर जॉब, एंड फॉर दैट PhD इज एसेंशियल। मुझे अगर नौकरी मिलेगा तो ग्रेस में मिलेगा, इक्विवेलेंट हूं मैं, बट आई एम नॉट द रियल कैंडिडेट। प्रॉब्लम हो सकता है कोई अच्छा कैंडिडेट मेरे से आ जाए जिसके पास PhD डिग्री है, मैं उसको कम्पीट नहीं कर पाऊंगा। देन मेरा एक दोस्त था, देखिए मैम ये इत्तेफाक होता है, मेरठ यूनिवर्सिटी में मेरा एक फ्रेंड था इंग्लिश में, और वो ड्रामेटिक लिटरेचर पढ़ाता था, वहां पे शेक्सपियर वगैरह पढ़ाता था। और वो मेरी दोस्ती उसके साथ कैसे हुआ कि अरुणाचल में मैंने एक वर्कशॉप किया था 2000 में, ईटानगर यूनिवर्सिटी में। वो इंग्लिश में था, वो बिहारी है, उनका नाम योगेश सिन्हा है, डॉक्टर योगेश सिन्हा। वो तो अभी प्रोफेसर है, बनारस में शायद है, कहाँ है। तो वो ज्वाइन किया था बिहार से, नया नया ज्वाइन किया था, नाटक करने का शौक था। तो और वो एक वर्कशॉप लगाया था अपने डिपार्टमेंट में, इंग्लिश डिपार्टमेंट में, NSD की कोलाबोरेशन में। NSD मुझे बोला था, भेजा था वहां 1 महीने के लिए, एक नाटक करने के लिए, वर्कशॉप कंडक्ट करने के लिए। तो वहां पर सिन्हा से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी, ठीक है। तो सिन्हा यहाँ मेरठ यूनिवर्सिटी में, मतलब वहां छोड़ के मेरठ में ज्वाइन किया था। तो सिन्हा जी बाय चांस, मतलब आप देखिए, मैं एडवर्टाइजमेंट आज अप्लाई कर रहा हूं हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए, अप्लाई तो कर दिया। जस्ट नेक्स्ट डे आई मेट हिम इन दिल्ली, और उसने मुझे कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर अप्लाई किया हूं इस तरीके से। तो बोले कि तुम्हारे पास PhD नहीं, यू डोंट हैव ए PhD डिग्री एंड यू अप्लाइड फॉर दैट। मैंने कहा यस सर आई अप्लाइड बिकॉज, उसका दूसरे ग्राउंड्स में। बोले कि व्हाई डोंट यू डू ए PhD। और मैंने कहा सर मैं कल रात को ही सोच रहा था मुझे PhD करना है। तो बोले तुम मेरे अंडर में क्यों नहीं करते? wow. आप जैसे स्टूडेंट मुझे मिलेगा, हालांकि मेरे से बहुत छोटा है उम्र में, फिर भी वो प्रोफेसर है। बोला कि आप जैसे स्टूडेंट मिलेगा, मेरा पोजीशन और प्रमोशन भी हो सकता है। उसने सीधा खोल के बोला, बोला मुझे मेरे प्रमोशन के लिए मदद करेगा, तो आप मेरे यहाँ एनरोल कर लो। तो नेक्स्ट डे आई वेंट देयर, और इत्तेफाक को उसी समय वो PhD का एनरोलमेंट चल रहा था, तो उन्होंने मेरी रजिस्ट्रेशन करवा दी। तो रजिस्ट्रेशन करवा दिया, ये 2006 की बात है। और मैं हैदराबाद में ज्वाइन कर लिया दूसरी बिहाफ में, कि उस वक्त काफी बहसबाजी हुई है कि इसको लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि तो प्रैक्टिस फील्ड से आया है, और एक यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी इज द टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसकी एजुकेशन का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। अभी तो हमारी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को इंडिया की टॉप
10 यूनिवर्सिटीज में एक है, और वर्ल्ड की 100 यूनिवर्सिटीज के अंडर में इसका नाम आता है। तो यहाँ पे तो जो टीचर्स है, आप यू डोंट बिलीव मैम, ये दीज टीचर्स आर, दे आर डेमन्स, और सीरियसली ब्रह्म राक्षस हैं ये सारे। इतने पढ़ा, इतना गंभीर ज्ञान है इनके पास। तो मैं तो 15 साल से यहाँ हूं, तो आई आई केम टू नो अबाउट व्हाट इज हाउ एकेडमिक सिस्टम रन्स। तो तब मैं यहाँ ज्वाइन तो किया, बट उसके साथ थोड़ी प्रॉब्लम हुई। मेरी जो डिपार्टमेंट्स, हालांकि हमारे डिपार्टमेंट में तो थिएटर डिपार्टमेंट जो प्रोफेसर हैं, उनसे तो मुझे लगा कि दे आई एम मच अहेड देन देम। मुझे वो बात सही भी है, क्योंकि इतनी एक्सपीरियंस, आप 30 साल की अनुभूति लेके आप जाते हो, और इतने मतलब एक्सट्रीम एंड हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक का एक्सपीरियंस है आपके पास, और 150 से 200 नाटक का डिजाइन, 50 से 60 नाटक का डायरेक्शन, अनगिनत वर्कशॉप्स, उसकी कोई हिसाब नहीं है, और नेट भी क्वालिफाई किया था हमारे डिपार्टमेंट में। तो चलो ठीक है, बट व्हेन आई एंटर इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, दूसरे डिपार्टमेंट में जब हम इंग्लिश में चले गए या केमिस्ट्री में गए, मेरी, बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, मेरी यहाँ की साइंस प्रोफेसर से थोड़ी ज्यादा रिश्ता, वो वाइब्रेशंस काम करता है। तो हम केमिस्ट्री के प्रोफेसर हमारे दोस्त, लाइफ साइंस के प्रोफेसर हमारे दोस्त दोस्त हुए। तो कुछ मेडिकल के, इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हमारे दोस्त। तो हम जब उनके बारे में, तो सीनियर प्रोफेसर थे जो बुजुर्ग थे तब, अब रिटायर्ड हैं, तो जब पूछे उनकी क्वालिफिकेशन, मेरी पता नहीं इंटरेस्ट हुआ कि अब कहाँ से, कोई एडिनबर्ग से पीएचडी किया है, कोई डीलिट किया है, कोई कहाँ से किया है, कोई कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से किया है, कोई बोस्टन से किया है, और किसी ने 10 किताब लिखा है, किसी ने 50 पेपर्स प्रेजेंट किए हैं इंटरनेशनल। तो मुझे लगा कि मैं क्या हूं उनके सामने, तो मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। मुझे डर लगा था, पहला दिन मेरी जमीन खिसक गई थी, मैं गलत जगह आ गया, ये जगह मेरी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ अडॉप्ट नहीं कर पाऊंगा, और एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मेरे अंदर में, वो कॉम्प्लेक्स बहुत हो जाता है, मैं मर जाऊंगा। तो मैं तो एक दिन सोचा था नहीं, मैं रिजाइन कर लूंगा। और ऐसी स्थिति में मेरी खैरागढ़ विश्वविद्यालय में, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में भी वही जब हैदराबाद आया, उसी दरमियान खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में भी मैंने अप्लाई किया था, वहां भी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मेरे सिलेक्शन हो गया था। तो मैं एक दिन बजाज साहब को पूछा, बज्जू भाई को, मैंने कहा सर 2 अपॉइंटमेंट मेरे पास है, यहाँ मैं नहीं चाहता हूँ, और वहां मेरी भाषा है, क्योंकि हिंदी भाषा में वहां पढ़ा, यहाँ तो इंग्लिश की मीडियम है, मीडियम ऑफ एजुकेशन इंग्लिश हमारे यहाँ पे। और दूसरी बात है कि वास्ट एजुकेशन है, मुझे डर लगता है। मैंने बज्जू भाई को सीधा बोला, मैं वहां चला जाऊं क्या, सैलरी सेम है, हाँ इतना है कि सिटी के हिसाब से जो सिटी अलाउंस हमें मिलता है यहाँ पे, वो नहीं मिलेगा, वो छोटा शहर है रायपुर का, और वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर 65 ईयर में रिटायर होंगे, वहां पर 60 में रिटायर होंगे या 62 में होंगे, जो भी। तो ये बज्जू भाई के सामने ये बातें रखा, मैंने कहा आप बताएं, मेरा यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लगा। मतलब बोले तू पागल है क्या, क्योंकि बजाज साहब ने मेरी सिलेक्शन करवाया था यहाँ पे, इस यूनिवर्सिटी में आए थे बज्जू भाई, थे मतलब सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, अनुराधा कपूर थी, बजाज साहब थे, तो ये लोगों ने मेरी सिलेक्शन करवाए थे। तो बोले कि तुम पागल हो, तो वहां जाओगे, वहां छोटे जगह पे जाओगे, इतनी बड़े यूनिवर्सिटी में तुम्हें लाया हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, और थोड़ा सीखने की कोशिश करो, थोड़ा और पढ़ो लिखो। तो मैं फिर अंकुर जी से भी पूछा, क्योंकि अंकुर जी मेरे मेंटर रहे हैं, अंकुर जी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम वही रहो, खैरागढ़ मत आओ, वहां आओगे तो गाय भैंस की मतलब बदबू में तुम मर जाओगे, क्योंकि वहां पर वही होता, मतलब आप रोड पे जाएंगे, गाय भैंस पड़े रहते हैं, मतलब जिस जगह। तो यहाँ कम से कम पढ़ाई लिखाई वो इंस्टीट्यूट है, आज नहीं तो कल तुम खुद पढ़ोगे। तो क्या हुआ कि मैं जब यहाँ धीरे धीरे मैं बाकी टीचर्स से इंस्पायर हुआ, तो इन द मीन टाइम मेरी पीएचडी चल रहा था, और 2009 में मेरी पीएचडी क्लियर हो गया, तो आई बिकेम ए डॉक्टरेट। देन इन द मीन टाइम मैं कुछ लिखने का काम शुरू किया था, मैंने कहा कि यहाँ टाइम बहुत बचता है, सो देन आई स्टार्टेड राइटिंग कुछ मेरी एक्सपीरियंस को लेकर, जितनी सारी जीवन में अनुभूति रहा है, और जितने लोगों के साथ काम किया हूं, उनकी काम को एनालाइज करते हुए, बादल सरकार, बीबी कारान, फ्रिट्स बेनेविट्स, पीटर ब्रूक, शेकनर, उसके बाद शंभुमित्र, बीबी कारान, इन लोगों के साथ काम, इन लोगों का जो खासियत है, स्पेशलिटी है, वो क्या क्या स्पेशल है जो इन लोगों का आज बड़ा बना है, तो उसको लेकर मुझे लगा कि मेरी अपनी जर्नी के साथ जोड़ते हुए लेट मी राइट ए बुक। मैं पहला किताब लिखा 2012 में पब्लिश हुआ, ऑन द क्रॉस रोड्स ऑफ थिएटर, नाटक के रंगमंच में, इंग्लिश में लिखा। तो वो मैंने
करेक्ट करवाया, क्योंकि इंग्लिश मेरी इतने अच्छा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए ना राइटिंग के लिए। तो मैंने, मेरी एक पीएचडी स्कॉलर है इंग्लिश की, स्टूडेंट भी है मेरी, थिएटर करते हम, वो करती थी मेरे साथ, तो उससे करेक्ट करवाया, उसकी अच्छी इंग्लिश है। एंड दैट बुक हैज बीन टेकन फॉर पब्लिकेशन। वो जब पब्लिश हुआ, देन मेरी थोड़ी आज, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अथर का मतलब एक प्रोफेसर का वो पीएचडी भी है, किताब भी लिखा है, तो थोड़ा लोगों के सामने मेरे नजरिया बदला, मुझे देखने का नजरिया बदला। तो मैंने तब आई डिसाइडेड टू परचेज सम बुक्स, और एवरी मंथ आई वांटेड टू परचेज, क्योंकि जो सैलरी मिलता है उससे एक निश्चित भाग मैंने किताब खरीदने के लिए लगाया। मैंने कहा नहीं, किताब खरीदूंगा, पढ़ूंगा। अब बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास अभी कम से कम 4-5 लाख रुपए का किताब है, और ये मेरी रेगुलर हैबिट है। मैं अब तो खरीदता जाऊंगा मरते दम तक। अब बढ़ रहा है वो प्यास। फिर जब आपने ये किया, उसके बाद मैंने, मुझे एक मेजर रिसर्च फेलोशिप जो यूजीसी का होता है, वो मैंने अडॉप्ट, मैंने लिया, आई एक्सेप्ट। मैंने अप्लाई किया था, और यूजीसी ने उसको, कुछ पैसे होते हैं उसके लिए, निश्चित ठीक ठाक सा होता है, तो वो रिसर्च के लिए था। तो मैंने उस रिसर्च को लिया डायरेक्शन के ऊपर काम करने के लिए, न्यू डायरेक्शन थ्योरीज। तो नए डायरेक्शन के मतलब, क्योंकि मैं डायरेक्ट करता हूँ, देन अब हिंदुस्तान की जो रंगमंच की जो भाषा आज बनी है, और किस पड़ाव से गुजर कर आज यहाँ तक पहुंचा है, तो उसको मैंने फेज वाइज और वर्क वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल म्यूजिकल ड्रामा, फॉर एग्जाम्पल रियलिस्टिक थिएटर इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल विजुअल थिएटर जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और म्यूजिकल ड्रामा, मेलो ड्रामा, तो जितने हिंदुस्तान में हुआ है, तो वो कैटेगराइज करके एक प्रोजेक्ट हमने लिए थे। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा जब मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और यूजीसी को सबमिट कर दूंगा, तो खत्म हो जाएगा, 2 साल का प्रोजेक्ट था, बट इसके लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट बनेगा। देन आई, वन ऑफ माई सीनियर फ्रेंड, देखिए दोस्त मिल जाते हैं, आप अगर ढूंढेंगे तो मिलते हैं। सीनियर फ्रेंड एंड प्रोफेसर, बड़ौदा यूनिवर्सिटी के थे, अब रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, अभी चेयर प्रोफेसर भी है बड़ौदा में, और डॉक्टर महेश चंपकलाल है उनके नाम। प्रोफेसर महेश चंपकलाल ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी है, और ही इज, मैं आज कह रहा हूँ हिंदुस्तान में, ही इज वन ऑफ द टॉप राइटर। और वो अध्ययन उनका है, प्रैक्टिस नहीं है, बट वो नाट्यशास्त्र के ऊपर गंभीर ज्ञान है, खासकर भास के नाटक के ऊपर। तो भास के रामायण के नाटक, सिर्फ भास के रामायण के जो 2-4 प्ले हैं, उसके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया, गहरी ज्ञान उनका है, किताब लिखे। तो मैंने उनसे कंसल्ट किया, मैंने कहा सर आप बताओ मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि, तब उन्होंने खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में डिलीट कर रहे थे, खैरागढ़ विश्वविद्यालय सर जो है, वो डिलीट के लिए मतलब उनकी चल रहा था, 2 साल पूरे हो चुके थे। उन्होंने मुझे कहा, व्हाई डोंट यू एनरोल फॉर डिलीट, इसी टॉपिक को वहां पर रजिस्टर करके, एंड यू राइट अ बुक ऑन इट। तो मैंने कहा मुझे प्रोसेस पता नहीं है। सो देन ही, उन्होंने मुझे बड़ौदा बुलाया, फोन पे बात हुई थी, आई वेंट टू बड़ौदा, आई स्टे एट हिज होम फॉर सम डेज। उस वक्त मुझे कुछ क्लासेस भी दिए उन्होंने यूनिवर्सिटी में, तो बातचीत हुई। उसके बाद हम खैरागढ़ यूनिवर्सिटी गए। खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में मतलब उस समय वो एनरोल्ड हो रहा था डीलिट में। मेरी तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी तैयार पड़ा था, जिसके लिए ऑलरेडी मुझे यूजीसी का ग्रांट मिल चुके थे। तो सेम प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पर एनरोल किया, उसके लिए इंटरव्यू डिलीट किया, फिर आपने डिलीट किया, फिर हाँ, आपने 2012 में मैं डिलीट के लिए एनरोल किया, और 2019 I में। think you are the, and I'm sure you are the only theater practitioner जो इतने ज्यादा highly किस्मत, qualified, highly qualified. And गॉड नोज। one more thing I wanted to tell you, people are still there, they are enjoying your this interview, and इतने खूबसूरत कमेंट्स आ रहे हैं, जबकि हमारा जो टाइम होता है वो 1 घंटे का होता है, और अब we are going to complete 2 hours, ओ माय and गॉड, they are, मुझे पता नहीं, तभी मैंने कहा कि आप इसको छेड़ेंगे नहीं, जब छेड़ते तो नहीं फिर। नहीं, इट इज सो इंस्पायरिंग, इट इज सो इंस्पायरिंग। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं, दे आर सेइंग स्पेल बाउंड, बहुत सारे ऐसे कमेंट है। सतीश आनंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, ही सेइंग कि अरे सुपर्ब, सर हमारे साथ नमस्कार। इतने लोग हैं, हमारे साथ सतीश जी तो बहुत मेरे सारे, गुरु रहे हैं। हमारे साथ बहुत एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। वो लिखते हैं कि आपकी जर्नी सुन के इतना अच्छा लग रहा है, इट्स स्पेल बाउंड। श्याम सुंदर जी लिख रहे हैं कि जिंदा दिल इंसान है, जिंदा दिल इंसान है सत्य। बहुत बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड इट इज हरविंदर कौर बबली हमारे साथ जुड़ी हैं, सुमन पॉल हाँ, जम्मू बबली, से हमारे बबली साथ मेरी जुड़ी हैं। दोस्त है। वो भी पटियाला यूनिवर्सिटी में मेरे साथ गई यस थी यस इंटरव्यू देने के लिए, उसका यस, नहीं बट हुआ।
बट सच उसको भी नहीं में बुलाए। मैं आई मस्ट से वन थिंग कि सच में मुझे इतना, और बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े थिएटर से ही हैं, इतना नहीं पता था। यू आर मतलब हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स नहीं ऑफ टू मैम, यू आर एन मैं चुपचाप इंस्पिरेशन। काम करने में विश्वास करता यू हूँ, आर यू चुपचाप। you're an inspiration for young generation, young performers, जो नई युवा पीढ़ी है उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। एंड मैं ये जरूर कहूंगी, हाईली हाईली क्वालिफाइड पर्सन है, थिएटर प्रैक्टिशनर, संगीत नाटक अकादमी अवार्डी, मेटा अवार्डी एंड सुपर प्रोडक्शंस। एंड इट्स एन प्रिविलेज टू हैव यू ऑन दिस शो, एंड इट्स प्रिविलेज कि जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके लिए इट्स अ फीस्ट, इट्स अ फीस्ट। एंड 2 घंटे हो गए हैं, जबकि हमारा 1 घंटा होता है इस प्रोग्राम का, एंड पता ही नहीं चला, पता ही हाँ, नहीं मुझे भी चला। नहीं पता चला, मुझे भी नहीं पता चला। बहुत बहुत हमारे साथ कश्मीर से लोग जुड़े हैं हमारे साथ। हमारे साथ डॉक्टर सरला मेहता जुड़ी है, शी इज अ डॉक्टर, ओ, वो रंगकर्मी आकाशवाणी की नाटकों से जुड़ी है। जस किरण चोपड़ा, बहुत सारे, अगर मैं सबके नाम लेना चाहूँ लूंगी तो और ज्यादा टाइम हो जाएगा। बट एवरीवन इज स्पेल बाउंड, इतने खूबसूरत कमेंट आपके लिए, एंड hats off to you. It's privilege, it's my privilege, और सब लोगों के लिए it's a privilege to have you here. I'm really thankful to you. थैंक I'm यू मैम, really थैंक यू, thankful थैंक to you. यू सर, थैंक I'm यू। really thankful to you. I'm really really दिल से नहीं, शुक्रिया, दिल से एक्चुअली शुक्रिया। बात ये है कि मैम, जो हम काम करते हैं और समय नहीं मिलता है कि अपने बारे में लोगों को बोलने के लिए, और Yes, टाइम में नहीं मैं पता था, थोड़ा सा नहीं पता। मैं थोड़ा सा Deal it, sir, deal it. Oh my God, you had मैं to थोड़ा deal it. Oh my God. इंट्रोवर्ट आदमी हूँ ज्यादा। अगर कोई छेड़े नहीं तो मैं बोलता नहीं हूँ, चुपचाप नहीं, रहता हूँ। हमने सुनना था सर, इट्स आवर प्रिविलेज टू हैव यू, और सुनना ही, सब कुछ तो सुनना। तो इसीलिए मैंने बोला, वरना मैं शेयर। नहीं नहीं सर, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इट वॉज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यंगर परफॉर्मर्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यू जनरेशन कि ये पढ़ाई कितनी अभी जरूरी है। आप थिएटर करो नहीं बट स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अल्टीमेटली ये चीज पाया कि देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन दिस टू। नहीं तो इफ यस यूनिवर्सिटी में देखा यस, है मैंने, प्रैक्टिस फील्ड में, थिएटर में, डांस में, अगर आप थ्योरीज में सिर्फ पढ़ाओगे तो क्या पढ़ाएंगे आप? इफ यू हैव ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एटलीस्ट यू वाकई कैन वाकई। शेयर योर एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस शेयर से ज्यादा बड़ा अच्छा लर्निंग कुछ नहीं होता। एंड मेरे पास खजाना है एक्सपीरियंस का, यस तो इसलिए आई कैन यस शेयर विथ माई स्टूडेंट्स। और यस, उसको मैं अपनी वर्क को दर्ज कर रहा हूँ ना, तो अब जो भी होगा वो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट है। मैं अगर यस डिजाइन डायरेक्शन का किताब लिखा हूँ, तो देन इट इज यस, माई फर्स्ट हैंड, एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ हैंड, यस फर्स्ट हैंड। फर्स्ट तो इसमें हैंड, कोई भी यस चीज फर्स्ट छूट हैंड, नहीं हो, यस क्योंकि हम भाई मीडिया नहीं है, डायरेक्ट है। अब क्या यस। हुआ, एक और एक इंटरेस्टिंग बात मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। इसी ऐसे ही जब डिलीट में एनरोल कर लिया था, एक तो चल रहा था डिलीट का, इसके लिए देखिए किताब की बहुत जरूरत पड़ी। आप कितना भी जानते हो, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे खजाना है, बट हाउ यू कंपेयर, और हाउ यू इवेल्युएट योर एक्सपीरियंस इन रेट्रोस्पेक्टिव टू अदर्स, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी पड़ा। आप देखिए, आई हैव यस ह्यूज कलेक्शन ऑफ थिएटर बुक्स, मेरे पास कम से कम 5,000 किताब है। सब खरीदा हूं, पर्सनल पैसे लगा के खरीदा हूं, कि कोई देता नहीं है। ये किताब जितना कोशिश किया पढ़ने के लिए, जितना रात को जगे, एक ही समय में हमें मिलता है। दिन में तो थिएटर करें, क्लास करें, पेंटिंग मेरा एक ऐसा नशा है कि मैं 2 घंटा दूंगा ही दूंगा, नहीं तो पागल हो जाऊंगा मैं, अदरवाइज आई गो मैड। मेरे पास टाइम होता है रात को बच्चे सो जाए उधर, मैं, ये मेरे स्टडी रूम है, यहाँ रात को 2-3 बजे तक बैठ के सिर्फ पढ़ना। उस समय जब मैं डिलीट कर रहा था, तो इस पढ़ने के बाद मुझे एक चीज लगा, अरे बात तो ठीक है, चलिए डिजाइन डायरेक्शन का ऊपर एक किताब तो आ ही जाएगा, बट एट द सेम टाइम थिएटर डिजाइनिंग को लेके, और खास करके मैं जो नए कंसेप्ट डेवलप किया हूँ, सिनोग्राफी, इसके ऊपर मैं अभी बात नहीं करूंगा, बिकॉज इट्स ह्यूज सब्जेक्ट सिनोग्राफी, जिसका मैं प्रोफेसर हूं यहाँ पे। सिनोग्राफी को लेकर क्या कोई किताब इंडिया में है? मुझे आंसर मिला, नो, देयर इज नॉट ए सिंगल बुक ऑन थिएटर डिजाइन एंड सिनोग्राफी। परफॉर्मेंस स्टडीज के ऊपर किताब नहीं है, परफॉर्मेंस डिजाइनिंग के ऊपर किताब नहीं है, कुछ नहीं है। इवन यूरोप एंड अमेरिका में भी सिनोग्राफी की 2 या 3 किताबें, ज्यादा नहीं है। मेरा एक कम्युनिकेशन हुआ 2013 में एक लेडी के साथ, जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे तहलका मचाए हैं। उनकी एक किताब, व्हाट इज सिनोग्राफी, पहली बार उन्होंने वर्ल्ड को, डिजाइनिंग के नाम तो हम सुने हैं, थिएटर डिजाइनिंग, बट सिनोग्राफी इज ए कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। इट इज विजुअलाइज थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑडियंस, दर्शक की पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो देखते हैं, ना कि आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से नाटक बनाते हैं। सो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द ऑडियंस, हाउ
they see what they see and how they see, not that how you make a set for a play. That is a different thing. That is a part of scenography. But the how to arrange the audience, what should be your theater, what is a space, ये सारी चीजों को लेकर एक भी किताब नहीं है। और मेरी हाथ गिनती, क्योंकि वर्ल्ड की सारी पब्लिकेशन मेरे पास है, 3 किताब है, ओनली 3 बुक्स। मैं अभी अमेरिका गया, छान मारा किताब की दुकान, वहां मुझे किताबें नहीं मिली सिनेमोग्राफी के ऊपर। यूरोप से 2-3 किताब हमने खरीदे हैं, नहीं है। सो मुझे लगा कि हम जो पामेला जो किताब जो पहला हमने पढ़ा था 2013 में, उनसे हमारी ईमेल करस्पोंडेंस हुआ था। उस लेडी का नाम है प्रोफेसर पामेला हावर्ड्स, जो कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी अमेरिका में उसके डीन थे एक समय पे, रिटायर्ड है उन्होंने। मतलब ही इज ए टॉप नेम, 10 बेस्ट सिनेमोग्राफर ऑफ द वर्ल्ड, आई थिंक द नंबर 1। तो उनसे मैंने मतलब मुझे ईमेल, मैंने उनका वेबसाइट से ईमेल लिया, लेके 2013 में करस्पोंडेंस किया, और उन्होंने मुझे बोला यूरोप आ जाओ। मैंने उनको बताया कि मैम कैन यू जस्ट एक्सप्लेन मी अ लिटिल बिट, बोले तुम यहाँ आ जाओ। आई वेंट टू यूरोप, आई वेंट लंदन टू स्टडी अंडर हर। मैम मैं अगर नहीं जाके नहीं पढ़ूंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा। बहाना कुछ निकाल ढूंढा मैंने, 1-2 यूनिवर्सिटीज में बात की, क्या मैं 2-4 महीने के लिए यहाँ पर मतलब क्लास कर सकता हूँ। एंड वन यूनिवर्सिटी, एसेक्स यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स लंदन इंग्लैंड, उन्होंने मुझे रेस्पॉन्ड किया। तो वो उनके साथ कुछ क्लासेस के लिए उन्होंने रेस्पॉन्ड किया, तो वो एक बहाना था। तो यहाँ मैंने छुट्टी लिया यूनिवर्सिटी से, मैं 1 सेमेस्टर छुट्टी लिया, एंड आई वेंट लंदन। मैंने मैम के घर में रहा, सिर्फ उससे समझने के लिए, उसके नाटक में काम करते हुए देखने के लिए, क्योंकि वो इतनी आसानी से आपका असिस्टेंट नहीं बनाएंगे, नहीं बनाते हैं वो लोग, वेरी प्रोफेशनल है। बट उसकी लाइब्रेरी, उसकी किताबें, उसकी पेंटिंग्स, उसकी ड्राइंग सब मेरे लिए खोल दिया। और उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, बोले व्हाई डोंट यू राइट ए बुक। क्योंकि जब मेरे बारे में उनको पता चला, नाट्यशास्त्र से इतना इन्फ्लुएंस्ड हूँ और इंडियन थिएटर का अपने अलग ट्रेडिशन है, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक किताब लिखो और उसका नाम रखो इंडियन पर्सपेक्टिव। तो मैं वहां से आने के बाद मैंने दूसरा किताब लिखना शुरू किया, सिनेमोग्राफी एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। उसकी फॉरवर्ड उस लेडी ने लिखा। वो किताब कोरोना की वजह से रुका है, 6 साल लगे उसको कंप्लीट करने के लिए। 650 पेज की इतनी मोटी किताब है। नियोगी बुक्स दिल्ली उसको पब्लिश कर रहा है। ये कोरोना की वजह से रुक गया, नहीं तो 2020 में पब्लिश हुआ था, 2021 में पब्लिश होगा। फाइनल उसके प्रूफ रेडी है। उसमें कम से कम 200 ड्राइंग्स है, 200 स्केचेस है, 200 फोटोग्राफ है। मेरी कलेक्शन है वो, काफी मतलब इट्स ए सेमिनल बुक। इतना वो किताब मार्केट में आएगा तो नेचुरली मतलब मेरी दृष्टि थोड़ा दूसरी होगी। बट हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर सीरियस थिएटर कोई करना चाहता है, दैट बुक इज ए बाइबल। वो ये सारी प्रोडक्शंस हमारी यही के, मैंने एक भी वेस्टर्न प्रोडक्शन का एनालाइज नहीं किया है। मैं आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन, तुगलक, है बदन का एनालिसिस किया हूं उसमें। इस भाषा में हम समझ सकते हैं चीजों को। हम फोक थिएटर की भाषा में तीजन बाई की परफॉर्मेंस से सिनेमोग्राफी को कंपेयर करने की कोशिश किया हमने। जात्रा, नौटंकी, भवाई, तमाशा से हाउ वी क्रिएट स्पेस, स्पेशल डायमेंशन कैसे क्रिएट होता है वो उसमें। तो ये एक मेरी यस, आई फील वेरी मतलब प्राउड होगा ईश्वर की दया से कि इतने मुझे प्रिविलेज, नॉट प्राउड, मुझे इतना सौभाग्य दिया है ईश्वर ने। तो समय का सदुपयोग करना। युवराज सर आपके लिए लिखते हैं कि आपने बहुत मेहनत किया और मैंने आपकी मेहनत देखी है। वो ही इज अ विटनेस। युवराज भाई अगर है, मेरी नमस्कार, मेरे प्रणाम है उनको। वो विटनेस भी हैं। उनके साथ में शुरुआत के दिनों में काम किया हूँ, जब वो हम क्लास लिए हैं उन्होंने हमारी एनएसडी में चिल्ड्रन थिएटर का भी। और ये लिख रहे हैं रिकॉर्ड ब्रेकिंग एपिसोड एंड सैल्यूट टू यू। सैल्यूट, दिस इज रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिकॉज़ 2 आवर्स से ज्यादा हो गया। वाकई सैल्यूट टू यू। इतनी इंफॉर्मेशन आपने हमको दी, और जो इंस्पिरेशन है, मैं आई रिपीट द वर्ड, इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर द न्यू जनरेशन। आई एम रियली थैंकफुल, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। कुछ कभी देखिए ना, मन बीच में बहका था, जब कुछ काम नहीं होता था, बॉम्बे चले जाए, आर्ट डायरेक्शन कर ले। मैं एक बार बॉम्बे भी गया, जाके मेरा दोस्त है जयंत देशमुख, हम भारत दोनों साथ साथ काम करते थे। तो उसके साथ रह के थोड़ा 4-5 दिन 8 दिन करीब में बॉम्बे का माहौल देखा। मैंने कहा कि मैं बॉम्बे नहीं जाऊंगा। तो उसके बाद हमने कभी भी उधर की तरफ सोचा नहीं है। कभी कभी फोन आता है कि किसी वेब सीरीज में आपका कैरेक्टर
मतलब आपका पर्सनालिटी लगता है कि कोई कैरेक्टर, फोन आता है मैं डांट देता हूँ, प्लीज डोंट फोन, आई डोंट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन ऑल द, ये सब मेरे लिए फालतू चीज है, क्योंकि मुझे ईश्वर ने जो थोड़ा सा समय दिया है वो फ्यूचर के लिए मैं उसको छोड़ के जाना यस चाहता हूँ, अपने लिए यस कुछ नहीं करना है मुझे। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सर, मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ओके। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं, वाकई बहुत ही इंफॉर्मेशन थी, वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव एपिसोड रहा। डॉक्टर सत्यव्रत राउत सर ने जो अपनी जर्नी हमसे शेयर की, ये हम सबके लिए, मैं आई रिपीट द वर्ड, ये हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, और खास तौर पे जो युवा पीढ़ी है उनके लिए तो है ही। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी आप सभी का। जो शख्सियत का अगला एपिसोड होगा वो 4 तारीख को होगा, उसमें हमारे साथ एक और शख्सियत जुड़ेंगी, तो रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।